जय हिंद दोस्तों, काल अकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रवि सर आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ कि लगभग सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो लेवल आपको मैं पढ़ाऊँगा ये यूजीसी नेट, यूपीएससी और हायर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं ये गारंटी देता हूँ कि एक भी पॉइंट आपको इसमें छूटेगा नहीं। कोई भी एग्जामिनेशन में कैसे सवाल आएंगे आप बहुत आसानी तरीके से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसा कि पहला आप देख रहे हैं कि कंपनी तथा क्राउन का प्रशासन। हमें पता है कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके पहले, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यहाँ डायरेक्ट रूप से यहाँ पर शासन करने के लिए नहीं आए थे, उसके पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। हमने पिछले जो चैप्टर से उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो कंपनी थी यहाँ आकर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। लेकिन साथ ही साथ उसी समय उद्देश्य जो था ब्रिटिश कंपनी का उस समय तक ये था कि भारत से आर्थिक लाभ लेना, यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करना, वहाँ से ज़्यादा क्या करना, अपने को प्रॉफिट में लेना। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया था कंपनी ने। कितना कमाया वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य कंपनी का था सिर्फ यहाँ से लाभ ले जाना, यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना नहीं था, सिर्फ बिजनेस मामले में ही था। लेकिन जो कंपनी उसको लगा कि ठीक है अब हमारा प्रभुत्व तो स्थापित हो गया, एक अधिकार बिजनेस में हो गया, लेकिन निश्चित है कि बहुत दिन तक चलने वाला नहीं। अगर कब तक, जब तक ब्रिटिश जो हमारा सरकार है इंग्लैंड में उसका संरक्षण प्राप्त करना बहुत जरूरी था। अगर उसका संरक्षण प्राप्त हो जाएगा तभी ये ब्रिटिश जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यहाँ पर अच्छे तरीके से वो काम करेगी। उस समय तक क्या था कि इंग्लैंड की जो आर्थिक स्थिति थी अच्छी नहीं थी। इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी। इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी उस समय। काफ़ी मेनली जो देखा जाए समुद्री डाके डालने वाले और गुलामी प्रथा वहाँ बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इंग्लैंड में गुलामी प्रथा बहुत ज़्यादा था, देखेंगे, जिसके कारण स्थिति वहाँ पर दिन पर दिन और बदतर होते जाती थी। आर्थिक स्थिति थी, जहाँ से बिजनेस होता था, समुद्री जो डाकू थे वो क्या करते थे, आक्रमण कर देते थे और वहाँ से बहुत सारे सामान उन लोगों से छीन लेते, जिसके कारण आर्थिक स्थिति भी बुरी हो गई और बहुत सारी कुप्रथाएं भी वहाँ पर मौजूद थे। सबसे बड़े प्रॉब्लम वहाँ पर था कि जो भी लाभ होता था कंपनी को, जो भी लाभ होता था या इंग्लैंड में भी जो भी लाभ होता था, उसको क्या करते थे कि जो राज परिवार थे, ब्रिटेन के राज परिवार, मंत्री और संसद सदस्य जो थे, उसमें अपना अपना भागीदारी मांगते थे। इंग्लैंड के जो राज परिवार थे वो कहते थे कि भाई इसमें हमारा भी हक है, वो उससे पैसा लेते थे। जितने भी मंत्रियाँ थी, मंत्रियों लोगों ने भी उन पर अपना हक जमा रखा था। वो बोलते थे कि इसमें हमारा भी अधिकार है, जिसके कारण ब्रिटिश की आर्थिक स्थिति और भी खराब होती चली गई। साथ ही साथ समय समय पर क्या होता है, ब्रिटिश संसद या अधिकारियों जो थे, ब्रिटिश संसद और अधिकारियों को रिश्वत देना पड़ता था। अधिकारियों को क्या देना पड़ता था, यानी कि रिश्वत प्रथा बहुत ज़्यादा था। तो रिश्वत देने के कारण जो इंग्लैंड का जो खजाना था वो तो खाली, क्योंकि इंग्लैंड खजाना में जाता नहीं था, ये डायरेक्ट किसके पास पहुंच जाता, अधिकारी और राज परिवार के पास ये पैसा पहुंच जाता था। इवनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके भी ये सेम कंडीशन थे, उनको इतना ज़्यादा रिश्वत देना पड़ता था कि उनको धीरे धीरे क्या होने लगा कि भारत जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा लेके अंग्रेज आते थे उससे भी काफ़ी नुकसान होने लगा। क्यों? ये सारी कुप्रथाओं के कारण। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1765 तक जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी। उनका मुख्य काम 1765 तक था क्या कि सिर्फ भारत के साथ व्यापार करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाकर इंग्लैंड भेजना। ठीक है, कितना मुनाफा कैसे किया गया ये मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि कंपनी, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो महारानी एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, कम्पिटिटिव व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी को एक अधिकार दिया गया कि आप जाकर भारत में और ईस्ट इंडिया में जाकर आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, कब दिया गया, एलिजाबेथ द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी को अधिकार दिया गया, किसके मामले में, तो भारत और ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का। तो ये व्यापार अगर ब्रिटेन तो दे दिया, लेकिन क्या लगता है कि डायरेक्ट जाकर जो कंपनी है बिजनेस कर सकता था, नहीं, उसको भी तो कंट्रोल करना होगा। अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि अनकंट्रोल हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी। साथ ही साथ जो फायदा होने वाला था इंग्लैंड को वो भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने कुछ अपने तहत से कुछ कार्य किए, उनको नियंत्रण करने के लिए बोर्ड बनाए गए। ठीक है, इसी को कंट्रोल करने के लिए
क्या किया गया, अच्छी तरीके से कंपनी अगर चले उसके लिए दो भाग में उसको बांटा गया, उसको कार्य को नियंत्रण करने के लिए। पहला कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का स्थापना किया गया, दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जानते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के बारे में किसी को पता नहीं है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसको दो भाग में, जो कंपनी है उसको शासन चलाने के लिए, अच्छी तरीके से नियंत्रण करने के लिए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दो विभाग की स्थापना की गई। कंपनी के जितने भी हिस्सेदारी है, जितनी भी हिस्सेदारी मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स है, वो कंपनी ऑफ प्रोप्राइटर के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो है, नाम ये प्रोप्राइटर मतलब मालिक होता है, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर सारे मालिक है कंपनी के, वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्य होंगे। और इसी में से सिलेक्ट किया जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट। ओके, तो कोर्ट ऑफ जो प्रोप्राइटर है उसमें जितने भी सब कंपनी के हिस्सेदार है उसके सदस्य होते हैं, और इसी में से 24 सदस्य चुने थे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसी में से कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में से कितने 24 सदस्य चुने जाएंगे। ये 24 सदस्य किसी सदस्य होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो होंगे कौन है, सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर्स, उसी में से 24 सदस्य चुनकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिए जाते थे। दूसरी जो समिति है, ये जो समिति है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो समिति है, पहली समिति द्वारा बनाए गए सभी नियम कानून को लागू कराता था। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर बैठकर नियम और कानून बनाते थे, इसको लागू कौन करता था, ये 24 सदस्य वाले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो भी नियम कानून चलाते थे कि भारत या ईस्ट इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगा, वो सारा रूल रेगुलेशन प्रोप्राइटर बनाता था, लागू कौन कराता था, 24 सदस्य वाला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। प्लीज नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखा जाए कि यहाँ पर देख रहे हैं एक टॉपिक हमने लिखा कि भारत में कंपनी के शासन प्रबंध, कंपनी के शासन प्रबंध और साथ ही साथ जो कंपनी के नियंत्रण के लिए एक परिषद बनाया गया। ये परिषद में एक हेड होता था, सदस्य का हेड, और एक 4 सदस्य होते हैं, यानी कि 5 लोग इसमें काम करते थे, जिसमें एक प्रधान था और 4 सदस्य थे। इनका काम क्या था कि कंपनी में कोई गड़बड़ी ना हो, और साथ ही साथ वहाँ का प्रशासन कैसा चलेगा कंपनी के खुद का। तो एक परिषद बैठाया गया जिसमें एक प्रधान और 4 सदस्य उसमें काम करते थे। साथ ही साथ देखा जाए कि ये जो प्रधान और सदस्य होते थे कंपनी के व्यापारिक हितों की भी देखभाल करता था कि कंपनी के जो व्यापार में उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ भी होगा तो परिषद क्या करता था, उस समय अपना जो भी प्रॉब्लम होता वो आगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और साथ ही साथ ब्रिटिश जो हमारा शासन था उनको ये बताता था। फिर देखते हैं, ये कंपनी के व्यापारिक हित को तो देखते ही थे, साथ ही साथ कंपनी के कर्मचारी पर भी नियंत्रण रखते थे कि उसमें ज़्यादा घोटाला हो ना हो, यानी कि कर्मचारी की भी निगरानी ये करते थे। कर्मचारी की भी निगरानी ये करते थे कि वहाँ पर कर्मचारी भ्रष्ट ना हो जाए, कुछ गलत ना किया जाए। साथ ही साथ राजाओं और जो नवाब थे, भारत में राजा और नवाब से संपर्क का भी इनका काम था कि अगर कोई भी काम हमें भारत के राजाओं से लेना है या वहाँ नवाब जो चलते थे दक्षिण भारत में नवाब से, इनसे अगर कोई भी काम लेना है तो ये परिषद क्या करता था कि एक सदस्य बनाकर उन राजाओं के दरबार में जाता था, अपना मांग को वहाँ रखा जाता था। ठीक है, इससे संपर्क बढ़ाने से क्या हुआ, सहयोग उनसे मिलने लगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे इनका कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि निश्चित है राजा नवाब ही सारे अधिकार देंगे। वहाँ फैक्ट्री स्थापित करना है या जो भी आवाजाही जो भी करना है, जितना भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व करेगा, तो क्योंकि लोकल राजा वहाँ के रहते थे। भारत में कंपनी कर्मचारी वेतन भी पाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो कंपनी कर्मचारी थे ये वेतन भी लेना स्टार्ट हो गया था। पहले तो सिर्फ यहाँ कंपनी बिजनेस करने के लिए आते हैं, धीरे धीरे क्या हो गया कि इनको वेतन भी मिलने लगा, साथ ही साथ पेंशन भी इनको देने का अधिकार हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कर्मचारी को अब अपना निजी काम भी, पहले क्या था कि नॉर्मली सिर्फ कंपनी के लिए काम करते थे, लेकिन अब क्या उनको निजी कार्य करने के भी अधिकार मिले गए। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे भारत के कंपनी के शासन प्रबंध के लिए परिषद स्थापित किया गया, साथ ही साथ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी निर्माण किया गया। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में कौन आए, तो हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स है कंपनी के शेयर वो आते थे। इन्होंने कुछ नियम कानून बनाया, नियम कानून फॉलो कौन कराता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 सदस्य होते थे। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के लिए निश्चित अलादीन का चिराग हो गया। आर्थिक स्थिति खराब थी उस समय, गुलामी पर था, भ्रष्ट, जितने कर्मचारी राज परिवार भ्रष्ट थे, मंत्री भ्रष्ट थे, अधिकारी रिश्वत लेते थे। लेकिन जैसे ही भारत से मुनाफा होने लगा तो भारत क्या हो गया, इंग्लैंड के लिए अलादीन का चिराग हो गया। अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग होता क्या है कि मतलब जैसे रगड़ें जो मांगे वो मिलेगा, यही हुआ इंग्लैंड के साथ में।
इंग्लैंड के जो वहाँ के लोग थे, वहाँ का जो शासन था, जब भी कंपनी से जितना पैसा मांगता था उसको आसानी से मिल जाता था। इसलिए तो अलादीन का चिराग किया, क्योंकि भारत में तो कमी थी नहीं पैसे की, सोने का चिड़िया ऐसे ही कहा जाता था, बिजनेस पे एकाधिकार हो ही गया था। और साथ ही साथ इंग्लैंड की स्थिति भी बुरी थी, इंग्लैंड को चाहिए था ऐसा देश जहाँ से वो बहुत सारे पैसे को नियंत्रण कर सके। नियंत्रण करने के लिए आ गया, भारत के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करता था वो अलादीन का चिराग बना दिया भारत को, और यहाँ से जितनी भी जरूरत था इंग्लैंड को वो देना शुरू कर दिया। 1603 से 13 तक 7 भारत यात्रा किया था। 1603 से 1613 तक 7 समुद्री यात्रा हुआ था। हमने समुद्री यात्रा देखा था पहले, वास्को डी गामा के अलावा 1603 से 13 ईस्वी में 7 यात्राओं में कंपनी को धनराशि जो भी उन्होंने लगाया, खर्च हुआ, सारा ओवरऑल मिलाकर 200 गुना उनसे मुनाफा हुआ। कितना? तो 1603 से 13 में 7 समुद्री यात्रा किया गया था, जिसमें उनको 200 गुना तक की उनको प्रॉफिट हुई थी। 1612 में कंपनी ने पहली बार ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाई। ठीक है, तो पहली बार ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कब बनी? तो 1612। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार मारता हूँ, आप इसको नोट किया। पहला ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 1612 ईस्वी में भारत के रिगार्डिंग बना, जिसका कुल लाभ कितना था? 87.5%। इसका प्रॉफिट कितना था ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का? तो 87.5% था। ये डेटा आप लिखते जाइएगा। 17वीं शताब्दी में जो औसतन लाभ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, 17वीं शताब्दी यानी कि 1699 ईस्वी तक, इसका लगभग 100% प्रॉफिट इसका चल रहा था। इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना प्रॉफिट लेकर ये क्या कर रहे थे, भारत से हमेशा अपने देश से भेजा करते थे। कंपनी ने अपने व्यापारिक अधिकार तो बनाए रखने के लिए, क्योंकि निश्चित है कंपनी अब एकाधिकार जो हमने दिया था इंग्लैंड ने दिया था कंपनी को 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में उन्होंने दिया था कि भाई आप शासन कीजिए भारत पर। इसको करने के लिए अब इनको लगा कंपनी को कि नहीं, हमें सबसे पहले ब्रिटिश शासक को खुश करना पड़ेगा। उन्होंने लगा कि अगर हम ब्रिटिश शासक को खुद खुश नहीं रखेंगे तो एकाधिकार खत्म हो सकती थी, जिसके कारण अधिकारियों को भारी रिश्वत देना पड़ा, तोहफे और विदाउट इंटरेस्ट उनको लोन भी देना पड़ा, बिना इंटरेस्ट का लोन। तो कंपनी धीरे धीरे क्या होगी, कमजोर होती जाएगी। 1693 ईस्वी को एक संसदीय जांच हुआ था, उसमें एक मध्य तोहफे के अंतर्गत कंपनी का वार्षिक खर्च 90,000 पाउंड था। कितना था? 90,000 पाउंड। सिर्फ क्या था कि तोहफा, मतलब कि गिफ्ट के रूप में अधिकारियों का 90,000 पाउंड उस समय के लिए बहुत बड़ी धनराशि थी। ये धनराशि दी जाती थी रिश्वत के रूप में, कह सकते हैं। बहुत सारे प्रमुख व्यक्ति में ड्यूक ऑफ लीड्स को 5,000 पाउंड। एक क्वेश्चन, ड्यूक ऑफ लीड्स वहाँ के राजा महाराजा में आते थे, उसे 5,000 पाउंड देते थे। और साथ ही साथ ब्रिटेन के सम्राट जो थे विलियम तृतीय को 10,000 पाउंड। विलियम तृतीय को, ये क्वेश्चन आते हैं जनरली हायर कॉम्पिटिटिव में, विलियम तृतीय को 10,000 पाउंड ये रिश्वत देना पड़ता था। ठीक है, तो देखिए ड्यूक ऑफ लीड्स को कितना दिया जाता था? 5,000 पाउंड। और विलियम तृतीय को 10,000 पाउंड क्या जाते थे? रिश्वत हमेशा कंपनी को देने पड़ते थे। 1765 में बंगाल की दीवानी ब्रिटिश को प्राप्त हो गई। 1765, यहीं तक हमने बोला था कि अभी तक व्यापारी कंपनी था, लेकिन अब क्या हो गया, जैसे ही दीवानी अधिकार मिल गया इसको, जैसे ही दीवानी नियंत्रण मिल गया, तो यहाँ से क्या हो गया, व्यापारी कंपनी न रहकर अब राजनीतिक कंपनी भी हो गया। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ लिखा था 1765 तक यह एक सिर्फ व्यापारी कंपनी थी, लेकिन अब क्या हो गया, ये बदलकर जैसे ही दीवानी अधिकार मिला यह राजनीतिक में कन्वर्ट हो गया। 1767 तक कंपनी में पर ब्रिटिश सरकार द्वारा यह नियंत्रण लगाया गया कि वह 4 लाख पाउंड, 1767 तक बोला गया कि अब जो कंपनी है ब्रिटिश को 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष देगा। 4 लाख पाउंड प्रति वर्ष क्या देगा? रिश्वत के रूप में इंग्लैंड को देगा। अब देखिए बैठे बैठाए 1767 से अब क्या होगा कि 4 लाख पाउंड, क्योंकि बंगाल पर जब दीवानी अधिकार हो गया तो इन कंपनी का तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया। दीवानी अधिकार से वहाँ से हमेशा टैक्स वसूलेगा तो ज़्यादा फायदा होगा। तब अंग्रेज को लगा, ब्रिटिश शासन को, अब ये समय सही है कि डिमांड किया जाए। तो 4 लाख पाउंड प्रत्येक वर्ष हो क्या हुआ डिमांड किया गया, किससे? तो कंपनी से किया गया। ओके,
अब इस तरह से अब कितना पैसा दिया जाए, कितना रिश्वत दिया जाए, तो कंपनी की स्थिति धीरे धीरे क्या होती गई, डमाडोल होती रह गई। कंपनी की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सीमा विस्तार तथा अलग अलग युद्धों जो हुआ था उसमें भी व्यय हुआ, क्योंकि सीमा विस्तार हमने पहले देखा कि बंगाल की दीवानी उनको मिला, धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने बिहार उड़ीसा की भी दीवानी मिल गई। तो जो सीमा बढ़ता गया और बार बार जो नवाब और जो भी लोकल राजा से उससे युद्ध में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। इसमें ब्रिटिश शासन तो हेल्प तो करता नहीं था, सारे खर्च उठाने किसको पड़ते थे, तो कंपनी को पड़ते थे, जिसके कारण कंपनी की स्थिति क्या हो गई, बहुत ही बदतर होती चली गई। 1772 ईस्वी में आर्थिक अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि दिवालिया होने के कगार में आ गई। कब तक, 1772 में कंडीशन इतना बुरा हो गया कि कंपनी को अब लगा कि वो दिवालिया, दिवालिया का मतलब क्या होता है, दिवाली में जैसे क्या होता है कि सारा का सारा कचरा उठा के बाहर फेंका जाता है, इसी तरह ऐसा स्थिति कि जिसमें कंपनी का इतना बुरा हाल हो गया, कब लगा कि भारत से उसको बुढ़िया बिस्तर लपेट कर चला जाना चाहिए, इसको कहा गया दिवालिया। नाम है दिवाली से पढ़ा दिवालिया। ओके। 26 जनवरी 1772 को ब्रिटिश संसद ने कंपनी के विविध कार्यों की जांच के लिए एक प्रवर समिति तथा एक गुप्त समिति नियुक्त की। कब, 26 जनवरी 1972 में देखा कि दिवालिया क्यों हो रहा है, कुछ तो जरूर प्रॉब्लम है, तो उसके जांच के लिए कि भाई कुछ तो विविध कार्य उसके अंदर हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण जांच के लिए एक प्रवर समिति, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रवर समिति और एक प्रवर समिति का निर्माण किया गया, साथ ही साथ एक गुप्त समिति का निर्माण किया गया। गुप्त समिति, ये दोनों लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि कौन सी समिति बना 26 जनवरी 1772 को, एक प्रवर समिति और एक गुप्त समिति का निर्माण किया गया, किसके लिए, तो जो कंपनी दिवालिया कंडीशन हो रहा था उसकी जांच के लिए किया गया। कंपनी ने 4 लाख पाउंड वार्षिक में कुछ छूट मांगी इस प्रवर समिति की, जो 4 लाख पाउंड है, हम तो बुरे कंडीशन हम कैसे दे पाएंगे 4 लाख पाउंड, तो 4 लाख पाउंड जो था उसमें क्या किया गया, कुछ छूट मांगा, या आप हमें कुछ छूट दीजिए तब तो हम दे पाएंगे, हमारा कंडीशन तो बहुत बेकार है। कंपनी के डायरेक्टर्स ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा, एक तो 4 लाख का छूट, और बैंक ऑफ इंग्लैंड से कितना, 10 लाख पाउंड तो उधार मांगा। ये हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं, हमने तो आपको बहुत सहायता किया, लेकिन आज हमें सहायता का जरूरत है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड रुपया उन्होंने मांगा। गुप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया सामने में, और जिस प्रतिवेदन के फलस्वरूप लॉर्ड नॉर्थ ने, ठीक है, ये गुप्त समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसी में लॉर्ड नॉर्थ जो थे उस समय के जो इंग्लैंड में जो नेता बैठे थे, हेड जो बैठे थे, उन्होंने 18 मई को संसद में अपना विधेयक लिया। कब, 18 मई में 1772 को क्या किया कि अपना विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक ऑर्डिनेंस होता है, एक विधेयक लाया गया कि भाई क्या स्थिति है भारत की, हमारा जो कंपनी है कैसा चल रहा है, तो सारे जो प्रतिवेदन दिया गया गुप्त समिति के द्वारा, वो लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, लॉर्ड नॉर्थ ने 18 मई 1772 में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जो बाद में यही क्या कहलाया, रेगुलेटिंग एक्ट। जो जो उसमें रूल्स थे वो रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में फिर से बनकर आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट। हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। रेगुलेटिंग एक्ट 18 मई 1772 में, और जो हमने ऑर्डिनेंस प्रस्तुत किया था उसी को फिर रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में भारत में भेजा गया। रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, हम देखेंगे। यह कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए सबसे पहला कदम था, यानी कि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम चल रहा था उसको देखभाल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया। पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमारा जो ब्रिटिश संसद है उसने कुछ ऐसा चीज़ भेजा भारत के लिए जिसका यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देख सके कि क्यों कंपनी इतना बुरा कंडीशन में चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्यों उतना भ्रष्ट भारत में फैला हुआ कंपनी के अंदर में। ये सब के लिए समिति तो बैठा था, प्रवर समिति और गुप्त समिति, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया, रिपोर्ट के अनुसार से लॉर्ड नॉर्थ ने 18 मई 1772 में ब्रिटेन में क्या किया था, अपना ऑर्डिनेंस पेश किया था। उस ऑर्डिनेंस के प्रति क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। सारा का सारा जो उसमें रूल्स था, यही जो समिति बैठाई थी उसी का पूरा डिटेल था। तो जैसा कि अगला जो टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, हमने देखा कि कैसे लॉर्ड नॉर्थ ने जो है 18
और 1772 को क्या किया था उन्होंने कि अपना अधिवेश जो है यहाँ पर ऑर्डिनेंस जो उन्होंने क्या किया था कि पेश किया था। ठीक है, तो इस तरह से जो भी मांगे उस समय लाया गया था 18 मई को इस विधेयक के प्रति, जो विधेयक लाया गया था 18 मई 1772 में, उसी को क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। इसमें क्या था कि ये पहले क्या था कि पूरा का पूरा गतिविधि क्या होता था, भारत खुद देखता था, भारत में जो कंपनी आई वो देखती थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये गतिविधि के दो केंद्र हो, एक इंग्लैंड से सर्कुलेट होता था, दूसरा भारत में खुद का सर्कुलेट होता था। तो कह सकते हैं कि कंपनी को अब एक और केंद्र कहाँ बन गया, इंग्लैंड बन गया, जो कि पूर्णतः पहले भारत में थे। लेकिन अगर बात किया जाए तो भारत में अब बस दिखावा के लिए ही कंपनी बच गई थी। सारा परिवर्तन कहाँ से होता था, सारा परिवर्तन जो होता था वो इंग्लैंड से ही देखा जाता था। ठीक है, इंग्लैंड में जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के जो लोग थे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर हमने देखा था कि जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो सारे क्या कहलाते हैं, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर पहले क्या थे, सभी को अधिकार थे वोट देने का। जब भी विधेयक कोई भी प्रस्तुत किया जाता था उसमें सारे के सारे जितने भी शेयर होल्डर्स है उनको क्या था कि वोट देने का अधिकार था। लेकिन अब क्या हो गया कि जब भी वोटिंग होगा उसके एक साल पहले अगर उस शेयर होल्डर्स के 1000 पाउंड शेयर अगर हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, 1000 पाउंड है लगभग एक साल पहले, तभी वो वोट दे सकता है। उस जो विधेयक लाया जाएगा उसके प्रति वो तभी वोट दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये लाया गया कि इंग्लैंड में जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर बैठे हैं, शेयर होल्डर जो बैठे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको वोट देने का तभी अधिकार होगा जब वो एक वर्ष पूर्व कम से कम एक साल पहले तक 1000 पाउंड के शेयर के स्वामी हो ईस्ट इंडिया कंपनी में, तभी वो जाकर वोट दे सकते हैं। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरा देखेंगे कि जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो चुनाव होता था 1 वर्ष के लिए होता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने देखा था, उसी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर से क्या किए जाते थे, 24 सदस्य चुने जाते थे। वो 24 सदस्य जो होते थे पहले एक साल पर उनका चुनाव होता था, लेकिन अब उसे कितना वर्ष कर दिया गया, 4 वर्ष किया गया। यानी कि 24 अगर हमारे सदस्य है डिवाइड बाई 4 साल के लिए, यानी प्रत्येक साल जो है 6-10 सदस्य क्या होंगे, वहाँ से रिटायर्ड होंगे। प्रत्येक साल 6 सदस्य हटाए जाएंगे और ये 6 सदस्य क्या होंगे, बार बार प्रत्येक साल जोड़े जाएंगे। जैसे हमारे राज्यसभा में होता है, इसका डिटेल हम राज्यसभा में बताएंगे। अभी यहाँ समझेंगे कि प्रत्येक साल 6 सदस्य क्या हो जाते, वहाँ से स्थापित किए जाते थे और दूसरे 6 लोगों को जो है 6 वहाँ पर क्या सदस्य बनाए जाते थे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ हमारा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव 4 वर्ष ना कि 1 साल, पहले 1 साल था उसको 4 वर्ष कर दिया गया। 6 जो सदस्य थे प्रत्येक साल क्या हो जाते, वहाँ से विस्थापित किए जाते थे। अब जैसे कि हमने देखा कि भारत में उस समय बंगाल के गवर्नर चलते थे, है ना, बंगाल का गवर्नर, लेकिन गवर्नर काफ़ी मुख्य केंद्र था। अब एक गवर्नर को क्या किया गया, हटाकर गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, पोस्ट इसका हाई कर दिया गया। बंगाल में जो गवर्नर था, ये तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं, गवर्नर को नाम हटा दिया गया, उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसी में बंगाल में क्या था, एक प्रशासन मंडल भी बनाया गया जिसमें गवर्नर जो हेड होते थे, क्या बनाया गया, प्रशासन मंडल, यानी कि प्रशासन को देखने के लिए प्रशासन मंडल का निर्माण किया गया। प्रशासन मंडल का जो हेड कौन होता था, तो यही गवर्नर जनरल होता था कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव क्या करता था, वो खुद देखता था। प्रथम 4 पार्षद का नाम अधिनियम में ही लिख दिया गया कि जो पार्षद बनाए गए थे, हमने पहले देखा था कि एक हेड थे और उसके साथ ही साथ जो सदस्य थे 4 सदस्य थे। तो 4 सदस्य, हेड तो पहले गवर्नर हो गया, गवर्नर जनरल। इसके जो 4 भाग हैं, पहले ही जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था विधेयक, उसी में चारों के नाम दिए गए थे। जैसे पिछले अभी स्लाइड में देखा था कि जिसमें एक पार्षद होते थे और उसके 4 क्या थे, सदस्य थे। तो 4 जो सदस्य थे उसके नाम पहले ही बता दिया गया था। क्या क्या नाम था मैं बताता। पहला फिलिप फ्रांसिस, पहला क्या नाम था, फिलिप फ्रांसिस। ठीक है, मैं इसको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे इसको याद करना, क्योंकि काफ़ी अंग्रेज का नाम ऐसे भी याद करने में काफ़ी दिक्कत होता है। दूसरा क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस, दूसरा क्लेवरिंग। ठीक है, देखेंगे फिलिप स्क्रू ड्राइवर होता है खोलने के लिए, तो पहले किसी चीज़ को खोला गया, फिलिप फ्रांसिस से फिलिप जो है स्क्रू ड्राइवर से खोला गया, क्लेवरिंग मतलब छेद किया गया। ठीक है, स्क्रू कर उसको छेद किया गया। और साथ ही साथ जो अगला नाम आया मॉनसून, और जब मॉनसून आया यानी बारिश आया, मॉनसून जब बारिश आया, जैसे ही मॉनसून का मौसम है बोरवेल भर गया, बोरवेल क्या हुआ, भर गया। तो याद करने के लिए फिर से मैं बताऊंगा,
कि फिलिप फ्रांसिस जो है, ये फिलिप फ्रांसिस, फिलिप मतलब स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर से पहले छेद किया गया, फिलिप स्क्रू ड्राइवर से क्लेवरिंग छेद किया गया। जैसे ही क्लेवरिंग छेद हुआ बड़ा सा, तो उसमें क्या हुआ, बारिश आने लगा, मानसून आने लगा, मानसून से क्या बोरवेल पूरा भर गया। ठीक है, एक बार फिर से फिलिप फ्रांसिस से, फिलिप जो है स्क्रू ड्राइवर काफ़ी बड़ा स्क्रू ड्राइवर है, उससे क्या किया गया, क्लेवरिंग छेद किया गया, काफ़ी जब बड़ा गड्ढा हो गया तो उसमें मानसून का बारिश आया, मानसून से क्या हो गया, बोरवेल भर गया। तो ये 4 जो सदस्य थे पहले से ही क्या हुए, 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ही भेज दिए गए थे। एक पार्षद जिसका हेड प्रशासन मंडल का गवर्नर जनरल था, 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसून और बोरवेल। प्लीज़ नोट कर लीजिए, जो ट्रिक मैंने बताया उसको आप याद कीजिए। अब क्या हुआ, ये सब देखा गया, लेकिन जो बंगाल प्रेसिडेंसी के और भी अंग्रेज थे, अब इतना तो एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार हुआ तो अंग्रेज, उसमें क्या हुआ, जितने अंग्रेज थे तो निश्चित है देखा गया कि कंडीशन खराब था, तो उन पर भी तो नियंत्रण किया जाए ना। तो कैसे किया गया, दीवानी और फौजदारी न्याय बनाया गया, दीवानी और फौजदारी न्याय बनाया गया, फौजदारी। इसके अंतर्गत दीवानी और फौजदारी जो नियंत्रण जो करने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश पर चुनाव किया गया। कौन सा, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश का निर्माण किया गया, 3 न्यायाधीश का निर्माण किया गया। कहाँ गया, कोलकाता में। ठीक है, देखा गया कि कंपनी की कंडीशन सही नहीं है, सारे भ्रष्ट हो गए थे, ठीक है, उनको पनिशमेंट में तो दिया जाएगा ना, ऐसे ही थोड़ी चलता रहेगा, कंपनी तो ऐसे बैठ जाएगी बाहर, इंग्लैंड को भी नुकसान होगा। उन्होंने क्या किया कि एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे हेड जो है उसको, और एक 3 न्यायाधीश का जो है उस वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। कहाँ पर, तो कोलकाता में। जो कोलकाता में क्या, सुप्रीम कोर्ट का उस समय स्थापना किया गया। कोलकाता में क्या, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश का उस समय चुनाव किया गया। यह उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में कब, 1774 में गठन किया गया। कब किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ, 1774 में। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और 74 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। एक उसमें चीफ जस्टिस और 3 क्या हो गए, जस्टिस वहाँ पर सिलेक्शन किए गए। तो बात किया जाए कि जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो क्या नाम था, तो जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश का सर एलिजाबेथ इम्पे, सर एलिजाबेथ इम्पे, सर एलिजाबेथ इम्पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला जो चीफ जस्टिस था कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट 1774 के तहत जो सिलेक्शन हुआ था, पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, चीफ जस्टिस सर एलिजाबेथ इम्पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यू विल नोट इट डाउन। तो बात क्या था, ये तो हो गया कि चीफ जस्टिस, उसके अलावा 3 जो और भी जो न्यायाधीश थे, उसका नाम क्या था, चैम्बर्स, लिमिस्टर एवं हाइड। कौन से, पहला चैम्बर्स, लिमिस्टर, हाइड। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, एलिजाबेथ इम्पे। एलिजाबेथ कौन थे, तो सबसे हेड थी जिन्होंने अधिकार दिया था इंग्लिश को, उसी के नाम पर सर एलिजाबेथ इम्पे, ये नाम है, उसके नाम पर नहीं, ये नाम है इसका, तो मुख्य न्यायाधीश का याद हो जाएगा, सर एलिजाबेथ इम्पे। एलिजाबेथ सबसे हेड थी, इसलिए यहाँ भी हेड है। 3 न्यायाधीशों के चैम्बर्स, जब कोई मिनिस्टर अगर कोई गलत काम करता है, मिनिस्टर, ठीक है, ओके, मिनिस्टर, तो सबसे पहले क्या, चैम्बर में बैठा रहता, देखा कि भाई हम गलत किए हैं, तो उसको पकड़ने के लिए जैसे ही लोग होता है, मिनिस्टर क्या हो जाता, भाग जाता, भागकर हाइड हो जाता। तो 3 नाम है, चैम्बर, चैम्बर में बैठा हुआ कौन है, मिनिस्टर, गलत करेगा तो कहाँ आ जाएगा, हाइड हो जाएगा। ओके, ठीक है, याद करने का तरीका फिर से है, चैम्बर्स में बैठा कौन, जितने मिनिस्टर अपने अपने चैम्बर में बैठते हैं, वो मिनिस्टर क्या होता है, मिनिस्टर होता है, गलत मिनिस्टर होता है, जैसे ही गलत का पकड़ा जाता है हाइड हो जाता है। चैम्बर्स, मिनिस्टर, हाइड, ये 3 क्या थे, न्यायाधीश थे। और हेड जो न्यायाधीश थे उसका नाम था सर एलिजाबेथ। इसके बाद अगर ये सबका चुनाव, क्योंकि जैसे ही रिटायर्ड हो जाता है, इसका चुनाव कौन करता था, ब्रिटिश संसद खुद करती थी। कौन करता था, तो ब्रिटिश संसद इसका खुद चुनाव करता था, मुख्य न्यायाधीश का और 3 न्यायाधीश का खुद करता था। उसी में गवर्नर जनरल को भी बहुत सारे अधिकार दिए गए। इसमें कुछ मामला में मद्रास तथा बम्बई पर भी अधीक्षण का अधिकार दिया गया कि मद्रास और बम्बई दोनों पर भी आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ भी सुनवाई कर सकते हैं। इसका अधिकार किसको दिया गया, तो गवर्नर जनरल को ही दिया गया, गवर्नर जनरल को। जो पार्षद के हेड थे उनको दिया कि आप मद्रास और बम्बई पे भी आप कुछ काम कर सकते हैं, अगर आपको सही लगा तो आप कुछ काम कर सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो 11 वर्षों तक प्रभावी रहा, 11 वर्षों तक, यानी कि 1773 से लेकर 1784 तक ये
पूरी तरह का प्रभावी रहा और अपना कार्य अच्छे तरीके से करता रहा। लेकिन 1784 ईस्वी में क्या हुआ, इसकी जगह पिट्स इंडिया एक्ट आया। कौन आएगा? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है पिट्स इंडिया एक्ट, हम अगले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन इसके पहले आप ये देख लीजिएगा कि डायरेक्ट पिट्स इंडिया एक्ट आया नहीं, उसके पहले एक और एक्ट आया था 1781 का। ठीक है, तो मैं एक एक करके बताता जाऊंगा। 1773 में हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद 1781 में 1781 में संशोधनक अधिनियम आया। इसको बोला जाएगा संशोधनात्मक अधिनियम। ठीक है, ये अधिनियम कुछ नहीं था, देखा कि एक जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट है ठीक से काम कर रहा है नहीं, क्या उसमें कुछ संशोधन चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसी के लिए भेजा गया। अगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप डिस्कस कीजिए और क्या कीजिए आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो 1781 का जो नियम था, अधिनियम था, उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ संशोधन किया गया कि वो संशोधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखना इसका काम था, कि ऐसा नहीं कि कुछ संशोधन है तो न्यायालय में जो है न्यायाधीश उसको कुछ कर सके, कुछ नहीं। इसके तहत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कोई भी अधिकार या अधिनियम बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, किसको? तो कलकत्ता के गवर्नर को। बंगाल का गवर्नर जनरल अलग है, वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। कलकत्ता के गवर्नर को बोला गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा। जनरली बंगाल हटा सकते हैं, बिहार और उड़ीसा के भी कुछ विधि नियम बनाने के अधिकार को दिया गया कलकत्ता के गवर्नर को। अब अगला जो हम देखेंगे उसमें पढ़ेंगे कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। अब जैसा कि देख रहे हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया 1773 की 11 साल के बाद। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें हुआ क्या, तो एक इंडिया बिल पास किया गया था, इंडिया के लिए एक बिल पास किया गया था। लेकिन इस बिल में क्या हुआ था कि जो सरकार थी वो गिर गई थी। लॉर्ड नॉर्थ जो हमने देखा था, जो पिट्स इंडिया जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके दौरान जो हमारे लॉर्ड नॉर्थ थे उन्होंने जो लाया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, उनका और फॉक्स जो था उन दोनों का मिलीजुली सरकार जो चल रहा था इंग्लैंड में, वो क्या हुआ, इस बिल के कारण क्या हुआ, गिर गई। वो पूरी तरह सरकार फेलियर हो गई और ये इंडिया बिल पास नहीं हुआ। अगर ये बिल पास हो जाता तो कंपनी पूरी तरीके से भारत से समाप्त हो जाती। ठीक है, जिसके कारण एक बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन ये हाउस ऑफ कॉमन्स, इसका मतलब अभी का जो राज्यसभा है वहाँ से बिल पास हो गया था, हाउस ऑफ कॉमन्स से पास हो गया था। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था, लोकसभा, वहाँ पर ये बिल पास नहीं हो पाया। अगर यहाँ बिल पास हो जाता तो कंपनी उसी समय खत्म हो जाती। कंपनी यहाँ खत्म हुई 1857 के बाद, लेकिन उसी समय खत्म हो जाती। लेकिन इंडिया बिल पास नहीं हुआ, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार गिर गई, खत्म हो गई। उसके बाद जो लॉर्ड पिट्स जो थे क्या हुए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने 1784 में। उन्होंने भेजा कि भारत में जाइए, ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ाइए और कंपनी के जो प्रभाव को थोड़ा कम कीजिए। उसके लिए उन्होंने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसी के नाम पे पड़ा, जो 1784 में लाया गया था। 73 का आगे कब आ गए हम देखेंगे। इस एक्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या किया गया। तो 1784 में पिट तो प्रधानमंत्री बन गए। उसके साथ ही कंपनी के मामले में इनका जो नियंत्रण था काफ़ी बढ़ गया। ब्रिटिश नियंत्रण पूरी तरीके से कंपनी के बहुत सारे प्रभाव में, एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ ही साथ उसके अपने पर्सनल भी, निजी भी जो नियंत्रण थे उसमें भी उनमें अपना क्या हुआ कि हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। यदि कंपनी के व्यापार का अछूता छोड़ तो दिया गया कि ठीक है आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन सभी सैनिक असैनिक राजस्व संबंधी मामले को नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत रखा गया। जितने भी उसके अधिकार, सिर्फ आप क्या किया, कंपनी को बोला गया कि आप सिर्फ क्या कीजिए, व्यापार कीजिए। उसके अलावा जितने भी अधिकार हो गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर में आ गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा हमने देखा था जो पार्षद बनाए गए थे, पार्षद के अंदर में आए। पार्षद में कौन था, गवर्नर जनरल सबसे हेड था। उसके बाद 3 जो थे उसके साथ में सदस्य थे, हमने देखा था। ये जो सदस्य थे, जो एक्ट थे, इसमें होना क्या था कि जो नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत रखा गया था उस समय वो जो 6 सदस्य का था बनाया गया। ठीक है, जो नियंत्रण बोर्ड रखा गया, परिषद को छोड़ दिया, नियंत्रण रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट में। इसमें क्या कितने सदस्य होने थे, 6 सदस्य होने थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्य होने थे, तो 6 सदस्य इसमें होने थे। और इस जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था,
बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल बनाया गया था, सबसे पहला क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था, इसमें कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य हुए थे। तो इसमें जो शायद इस जो सदस्य का जो चयन होता था ये कहाँ होता था? तो ब्रिटिश डायरेक्ट करता था। ब्रिटेन के जो सदस्य संसद थे वहाँ से डायरेक्ट इसके सदस्य भेजे जाते थे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ रहकर ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ये सदस्य होता था, वहीं से सदस्य चुनकर आते थे। ठीक है। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम दिया गया कि भारत में जितने भी कंपनी ने जितने जितने अधिकार किए गए थे जिस एरिया में, उसको पहली बार एक नाम दिया गया ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। पहली बार क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन खुद बनता है कि पहली बार जो है ब्रिटेन और जो कंपनी के नियंत्रण जितने भी क्षेत्र थे उसका नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश को उस एक्ट में दिया गया। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में इसे उसका नाम दिया गया। तो जैसा हमने देखा था कि पिछले में पार्षद के साथ में पार्षद का हेड कौन होता था? पार्षद का हेड गवर्नर जनरल होता था। पार्षद का हेड होता था कौन होता था? तो गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल। इसमें 4 सदस्य होते थे। 4 सदस्य को घटाकर अब क्या किया गया? 3 सदस्य कर दिया गया। 1 सदस्य और घटा दिया गया। इसमें से एक जो होता था मुख्य सेनापति होता था। मुख्य सेनापति होता था। ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है कि पार्षद जो गवर्नर जनरल उसका हेड होता था, उसमें 4 सदस्य थे, एक को हटा दिया गया, 3 सदस्य हो गया, जिसमें 3 में से एक क्या होते थे? मुख्य सेनापति नियुक्त किए जाते थे। इस प्रकार से देखें कि नियंत्रण जो है गवर्नर जनरल का थोड़ा सा पावर यहाँ घटता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंसी है बम्बई और मद्रास, बम्बई और मद्रास को भी किसके नियंत्रण में कर दिया गया? तो गवर्नर जनरल के, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया। तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में बम्बई तथा मद्रास का जो हमारा प्रेसिडेंसी जो था उसका जो अधिकार जो था बहुत सारे कहाँ किसके अंतर्गत कर दिए गए? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हो कि बम्बई और मद्रास को अगर किसी भी राजा के प्रति युद्ध करना होगा तो इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से क्या करेगा? पहले उसको परमिशन लेना। ऐसे ही जाकर बम्बई और मद्रास के जो भी गवर्नर हो गए जाकर लड़ाई नहीं कर सकते। अब इसको परमिशन लेना पड़ेगा इधर गवर्नर जनरल से या उसके हेड से परमिशन आगे जाकर कर लेना पड़ेगा। लेकिन गवर्नर जनरल से तो मैंडेटरी उसको परमिशन लेना पड़ेगा अगर कोई भी युद्ध में वो अगर शामिल होना चाहते हैं तो। ठीक है। तीसरा देख रहे हैं कि नियंत्रण मद्रास और बम्बई का भी पूरी तरीके से किसके अंतर्गत आ गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ गया। लेकिन इसके गवर्नर को, जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर को हेल्प करने के लिए क्या किया गया कि वहाँ पर 3-3 जो है सदस्य परिषद का भी गठन किया गया। बम्बई में 3 परिषद इसका रहेगा और मद्रास का 3 परिषद। ये किसके लिए? तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर गवर्नर के हेल्प के लिए 3 परिषद का दोनों को क्या क्या गठन किया गया। मद्रास का 3 परिषद रहेगा और बम्बई का 3 परिषद रहेगा जो क्या करेगा कि गवर्नर को हेल्प करेगा। ठीक है। तो एक सुविधा दिया गया। थोड़ा नुकसान ये हुआ कि इसका कोई भी काम के लिए अब गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूछना पड़ेगा। लेकिन एक फ़ायदा हुआ कि 3 सदस्य अपने दिए गए गवर्नर जनरल के द्वारा जो क्या करेगा? गवर्नर को हेल्प करेगा। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को ये हेल्प करेगा। पिट्स इंडिया एक्ट में ये लाया गया था। तो इस प्रकार देखा गया कि जब ब्रिटिश सरकार का पूरी तरीके से ब्रिटिश कंपनी और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। कंपनी भी अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। साथ ही साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरी तरीके से इनडायरेक्ट रूप से किसके अंतर्गत किया गया? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कर दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए इसी मामले में तो हम यहाँ पर आप पा सकते हैं कि द्वैध प्रणाली स्टार्ट हो गई। ठीक है। द्वैध प्रणाली क्या होता है कि 2 शासन चलाने वाला द्वैध प्रणाली। तो द्वैध प्रणाली अगर क्वेश्चन आए कहाँ से? तो 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट से। एक कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था भारत में जो जनरली बिजनेस से रिलेटेड था, और दूसरा किसके द्वारा? तो दूसरा जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा चलाया जा रहा था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह के अंतर्गत आता था। यानी एक कंपनी के द्वारा, दूसरा ब्रिटिश शासन के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी। संसदीय बोर्ड द्वारा कब तक ये चला? तो 1858 तक ये चलता रहा। 1858 में द्वैध प्रणाली खत्म हुआ। कब तक चला? तो 1858 तक ये द्वैध प्रणाली चलता रहा। लेकिन 1858 के बाद नया एक्ट आया, उसके अंतर्गत क्या हुआ? ये खत्म किया गया। तो हम देखें किस प्रकार से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। लेकिन उसके बाद एक और आया 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम।
ठीक है, हमने देखा कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 में एक एक्ट संशोधन अधिनियम इसी का था। ठीक है, एक्ट नहीं था, इसी का संशोधन अधिनियम था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 2 ही साल के बाद 1786 का एक और अधिनियम आया था। इसमें क्या था, पिट जो था 1786 में एक अधिनियम भेजा संसद के में, इस उद्देश्य से भेजा था कि कॉर्नवालिस जो था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो चाहता था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है, भारत में आए। पिट्स जो चाहता था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत में गवर्नर जनरल के पद पर, गवर्नर जनरल के पद पर भारत है। कॉर्नवालिस मान नहीं रहा था, उनको लगता था कि वहां जाएंगे तो हमें क्या किया गया, बहुत सारे ब्रिटिश के अंतर्गत हमें काम करना पड़ेगा, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहते नहीं थे। ये चाहते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस कि हम इंडिपेंडेंट रूप से काम करें, जिसका लेकिन पिट्स बोला कि ठीक है मानते हैं। उसके कारण ये अधिनियम भेजा गया और लास्ट में ये मानने के लिए बाध्य हो गए। इसके अनुसार से यह स्वीकार किया गया गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के नियमों को रद्द करने तथा अपने नियम लागू करने का अधिकार दिया। जैसा हमने बोला कि कॉर्नवालिस चाहता था कि हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस काम करें। ये चाहता था कि हम अगर कोई भी विधेयक लाते हैं, कोई भी रूल रेगुलेशन लाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उससे परमिशन लेना पड़ेगा। ये चाहता था, मैं क्यों लूँ, मैं तो खुद भी गवर्नर जनरल हूँ। तो ये चाहते थे कि हमें अगर इंडिपेंडेंट दिया जाए तो मैं गवर्नर जनरल बनूंगा। तो पिट्स बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है, क्योंकि जो कॉर्नवालिस से काफ़ी योग्य शासक थे उस समय के, तो पिट्स राजी हो गया। 1786 में उन्होंने क्या भेजा था, तो एक नियम भेजा था, एक्ट तो था नहीं, बस एक आप कह सकते हैं कि उनके अनुसार से कि कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया जाए, और अंततः लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने थे। तो हम इसके बाद जो देखेंगे, जो अगला जो है टॉपिक आएगा 1793 का चार्टर्ड एक्ट। 73 के बाद 20 साल के बाद आया था 1793 का चार्टर्ड एक्ट। ये हम देखेंगे कैसे चार्टर एक्ट में क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। अगला टॉपिक हम देखते हैं 1793 का चार्टर्ड एक्ट। तो जैसा कि देख रहे हैं 1793 का चार्टर्ड एक्ट, ठीक है, चार्टर रिलेटेड टू व्यापार है, बिजनेस है, एवरीबॉडी नोस। तो इस अधिनियम के प्रति 1773 का हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा था, उसमें 20 वर्षों के लिए कंपनी को अधिकार दिया गया था व्यापार करने। उसके बाद 1793 का चार्टर्ड एक्ट है, उसमें 20 वर्ष के लिए और इसे बढ़ा दिया गया कि कंपनी का अधिकार है कि आप भारत में जाकर बिजनेस कर सकते हैं। 20 वर्ष और उसको बढ़ाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन है इस एक्ट में 1793 का चार्टर्ड एक्ट में बताया गया कि बोर्ड के जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होंगे उसका वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाएगा। भारत के जो बेनिफिट हो गए उसी से उसका वेतन दिया जाएगा। कब तक चला है, 1919 तक भारतीय कोष से वेतन दिया गया, उसके बाद से उसको खत्म कर दिया गया। देखेंगे आगे क्या हुआ था उसके साथ में, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। गवर्नर जनरल अगर कभी भी बंगाल छोड़कर बाहर जाता, बंगाल का गवर्नर जनरल कभी भी अगर बंगाल छोड़कर बाहर जाता तो अपने ही परिषद के एक सदस्य को उप प्रधान नियुक्त करता कि वो जो उप प्रधान होगा बंगाल के गवर्नर जनरल की तरह वो काम करे। कहाँ जाएगा, छुट्टी पर जा सकता है, घूमने जा सकता है, अपने घर जा सकता है। अगर गया तो एक सदस्य वहाँ से सेलेक्ट करता, वो क्या करता, एज ए बंगाल के गवर्नर जनरल कार्य करता है। अगर बंगाल के गवर्नर जनरल अगर मद्रास और बम्बई जाता, मद्रास और बम्बई जाता, हमने देख लिया था कि पिछले एक्ट में पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बोला गया था, मद्रास बम्बई का भी जो कार्यभार होगा अब डायरेक्ट नहीं इंडायरेक्ट रूप से कौन संभालेगा, तो गवर्नर जनरल। लेकिन वही गवर्नर जब उठकर अगर बंगाल बम्बई या मद्रास चलाएगा तो क्या होगा, तो गवर्नर को अपदस्थ कर कर जब तक वहाँ रहेगा वो एज ए गवर्नर वो खुद बना रहेगा और वो खुद पावर संभालेगा। उस समय तक गवर्नर नल एंड वाइड होगा, स्टैंड बाई के रूप में काम करेगा, लेकिन मेन कौन होगा, तो गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1793 का चार्टर्ड एक्ट इसी प्रकार आया था। अब अगला जो एक्ट होगा वो हम देखेंगे जिसमें 1813 का चार्टर्ड एक्ट, इसमें क्या बोला गया, जैसा कि बोला गया कि 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो 20 वर्ष के बाद फिर तो कोई एक्ट आएगा ना, तो कौन सा एक्ट था, 1813 का चार्टर्ड एक्ट था। जैसा कि 1793 का चार्टर्ड एक्ट में हमने देखा था कि 20 साल के लिए एक अधिकार को बढ़ा दिया गया था, लेकिन 1813 का जैसे ही चार्टर्ड एक्ट आया, इस समय क्या गया, कंपनी का जो विशेषाधिकार था, कंपनी का जो विशेषाधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, खत्म। अब नहीं, आपका एकाधिकार नहीं होगा, विशेषाधिकार जो था, एकाधिकार जो था, मतलब सिर्फ अकेला कौन काम करेगा यहाँ पर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको अब खत्म कर दिया गया कि नहीं। लेकिन कुछ सा जैसे चीन से व्यापार और चाय से व्यापार, चीन के साथ व्यापार
और चाय का व्यापार, चाय का व्यापार पर ये एकाधिकार था। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर 1873 का चार्टर एक्ट में एकाधिकार तो समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार को बोला गया कि आप एकाधिकार अभी भी है, और चाय के साथ आगे जाकर वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक चीन के व्यापार और चाय के व्यापार के साथ एकाधिकार था। लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई, कि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो थे उनको 10.5% क्या किया गया कि भारतीय राजस्व से उसको बेनिफिट देना। कोर्ट जो शेयर लगा है निश्चित है देना भी चाहिए, सारा का सारा शेयर तो उसी का है। अब अगर भारत से ज़्यादा फायदा हो रहा तो कितना 10.5% क्या होना चाहिए कि उसे शेयर होल्डर्स को देने का इस चार्टर्ड एक्ट के अधिनियम में क्या किया गया, प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, और इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जो प्रदेश में कंपनी का अधिकार है, अब वो पूरी तरीके से क्राउन के प्रभुत्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि कंपनी अब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से किसके अंदर आ गया, ब्रिटिश शासन या क्राउन कैसे, क्राउन का मतलब भी होता है ना, क्राउन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ से बहुत कुछ बदलने वाला है। अब यहाँ देख रहे हैं कि साम्राज्य पूरी तरीके से क्या हो गया कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही आ गया है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ कि ईसाई मिशनरी जितने भी थे भारत में अब प्रवेश की अनुमति मिल गई। ईसाई मिशनरी मतलब क्रिश्चियनिटी, ईसाई मिशनरियों को अधिकार मिल गया। क्या अधिकार मिला कि भारत में आइए और अपने जो है धर्म का प्रचार कीजिए। ईसाई मिशनरी को क्या मिल गया, अधिकार मिल गया कि आप क्या कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। कंपनी की आय से भारत की शिक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपनी का जो आय होगा मतलब इनकम जो होगा उससे भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष, 1 लाख प्रतिवर्ष, कितना 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष उसको खर्च करना था कंपनी की आय से। ऐसा हुआ नहीं लेकिन, और साथ में भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले जितने भी अंग्रेजों के संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। कि जो भी अंग्रेज, पहले क्या था कोई भी अगर यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर देते, लेकिन अब कोई भी कंपनी हो या कोई भी अंग्रेज अगर भारत आता है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से क्या करना पड़ेगा, उसे परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 1813 का चार्टर एक्ट का फिर से रिवाइज करते हैं कि कंपनी का जो विशेषाधिकार था खत्म कर दिया गया था, एक अधिकार खत्म, लेकिन चीन का व्यापार और चाय के व्यापार से अभी तक एक अधिकार बना रहा, आगे वो भी खत्म हो जाएगा। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर को जो था यानी कि जितने भी शेयर होल्डर्स थे उसको 10.5% भारत की आय से, भारत से जो इनकम कंपनी को होता है उससे 10.5% कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर यानी कि जो शेयर होल्डर्स है उसको देना है। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अब लगभग पूरी तरीके से साम्राज्य चला आया। कंपनी जितना अभी तक अधिकार किया था, ब्रिटिश अधिकृत जो भी राज्य थे, जगह थे, वो किसके अंतर्गत आ गया, क्राउन के अंतर्गत आ गया। ईसाई मिशनरी को अधिकार दिया गया कि आप आइए भारत में आकर अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं और जो क्रिश्चियनिटी को आप बढ़ा सकते हैं। देन आफ्टर कंपनी का जो आय है उसमें से भारतीय की शिक्षा के लिए, जो भारतीय इंडियन पीपल उनके एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष उसको देने का प्रावधान बनाया गया। ऐसा हुआ नहीं लेकिन फिर भी जो प्रावधान बनाया गया किसके अंतर्गत, 813 का चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत। अंग्रेज को अगर बात किया जाए तो उसमें से ये बोला गया कि स्पेशल बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जितने भी अंग्रेज आएंगे, पहले अंग्रेज जो आते थे डायरेक्ट यहाँ पर बिजनेस कर सकते थे, अधिकार दिया हुआ था, लेकिन अब क्या किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल से उसे परमिशन लेना पड़ेगा कि हम भारत में इतने दिनों के लिए आएंगे और यहाँ कंपनी अपना खोलेंगे या जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उसका परमिशन लेना जरूरी हो गया इससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। अब इसके बाद ये भी कंपनी ये जो चार्टर्ड एक्ट आता है ये भी कितने साल के लिए आया था, तो 20 साल के लिए आया था, यानी कि 13 के बाद अगला जो एक्ट आएगा कब आएगा, 1833 का। 1833 का चार्टर्ड एक्ट के बारे में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि 1833 का चार्टर्ड एक्ट में हुआ क्या था। जैसा कि अगला जो एक्ट है आपके सामने 1833 का चार्टर्ड एक्ट है, 20 वर्ष के लिए इसको भी लाया गया। और इसमें जो पिछले 1813 के चार्टर्ड एक्ट में थे जिसपे एकाधिकार समाप्त करने के बाद भी चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार एकाधिकार कंपनी को था, लेकिन 1833 के चार्टर्ड एक्ट में ये भी अधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। चीन और चाय का व्यापार भी अब
किसके अंतर्गत हो गया था, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। बिना अनुमति कोई भी अंग्रेज अब भारत में आ सकता था, यहाँ पर अधिकार कर सकता था और बिजनेस कर सकता, क्योंकि एक अधिकार तो समाप्त कर दिया, कंपनी का अधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसीलिए अब कोई भी अंग्रेज यहाँ आ सकता था और कमा सकता था पैसा, और साथ ही साथ उसका टैक्स ब्रिटिश संसद को देगा। ठीक है, ब्रिटिश कोई भी ब्रिटिश यहाँ आएगा, जमीन भी खरीद सकता है और यहाँ पर बागवानी कर सकता है, खेती करवा सकता है, और उससे प्रॉफिट वो खुद कमाकर कुछ अंश उसका किसको देगा, तो ब्रिटिश संसद को देगा। अनुच्छेद 87 को ऐड किया गया किसके अंदर, 1833 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 87 जो ऐड किया किसके अंतर्गत, तो 1833 का चार्टर एक्ट के अनुसार ये ऐड किया गया। इस अनुच्छेद में था क्या क्या इंपॉर्टेंट था, कंपनी के प्रदेश, जहाँ जहाँ कंपनी का अधिकार है उस प्रदेश में कोई भी भारतीय को सिर्फ उसके धर्म, वंश, रंग, जन्म स्थान पर किसी के यानी कि भेदभाव के बिना उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, बाकी सब जगह था, क्योंकि भारत अभी भी पारंपरिक तरीकों से चल रहा था। उसमें क्या था कि जो भी धर्म वंश के अनुसार से ही अपॉइंटमेंट होता था। लेकिन अंग्रेज जब आया, बोला कि अनुच्छेद 87 हमने ऐड किया किसके अंतर्गत, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। इसमें कोई भी प्रदेश जो कंपनी के अंतर में आता है, अंडर में आता है, उसमें भारतीय को हटा नहीं सकते हैं, सिर्फ उसके धर्म, वंश, रंग, जन्म स्थान के आधार पर उसको हटाया नहीं जा सकता है। दासों की दशा बोला गया सुधारा जाए। इस एक्ट में बोला गया कि दास का कंडीशन जैसे इंग्लैंड में था पहले और अब भारत में, तो भारत में दास प्रथा का अंत करने के लिए इसमें बताया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनेगा और पूरे भारत के लिए विधि नियम बनाएगा जहाँ जहाँ ब्रिटिश अधिकृत जगह है। तो सबसे पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे भारत के गवर्नर जनरल। क्वेश्चन आया कि सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कानून बनाने का केंद्रीकरण किया गया, लेकिन केंद्रीकरण क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बन गया प्रथा जो पूरे भारत को चलाता था। इसीलिए जो भी नियम कानून बनाता कौन बनाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। तो जो भी नियम कानून बनेगा कहाँ पर बनेगा, तो पूरे के लिए इम्प्लीमेंट होगा जहाँ जहाँ ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश है वहाँ के लिए। साथ ही साथ जो हमने देखा था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 4 सदस्य थे 3 सदस्य कर दिए गए। ये 1833 के चार्टर एक्ट में चौथा सदस्य गवर्नर जनरल के नीचे फिर से जोड़ा गया। लेकिन ये चौथा सदस्य कब होता था, जब भी कानून के अंतर्गत कोई भी अगर विधेयक पास किया जाएगा तभी ये वहाँ काम करेगा। कानून के रिलेटेड जो चौथा सदस्य जो जोड़ा गया कानून से ही रिलेटेड था। इस प्रकार देखा 1833 का चार्टर्ड एक्ट जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, बिना अनुमति अंग्रेजों को परमिशन दिया गया, ये आप बिजनेस कर सकते हैं, ब्रिटिश जमीन खरीद सकते थे, यहाँ आकर बागवानी कर सकते थे, उससे मुनाफा कमा सकते थे। साथ ही साथ अनुच्छेद 87 इसमें ऐड किया गया, कंपनी के प्रदेश में कोई भी भारतीय अगर किसी पोस्ट पर है ब्रिटिश अधिकृत राज्य में उसको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। किस तरह से, रंग, भेद, जन्म, वंश के अनुसार से नहीं हटाया जा सकता है। दासों की स्थिति सुधारने के लिए 1833 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें दास प्रथा के अंत के लिए बोला गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एक्ट के अंतर्गत, 1833 का चार्टर्ड एक्ट। कानून बनाने के लिए केंद्रीकरण किया गया, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था, बंगाल का गवर्नर जनरल चेंज होकर, तो सारा अधिकार किसमें आ गया, गवर्नर जनरल में आ गया। चौथा सदस्य ऐड किया गया, 3 सदस्य था पहले गवर्नर जनरल के नीचे में, अब चौथा सदस्य आया। ये चौथा सदस्य सिर्फ कानून से रिलेटेड, उसी समय ये जाकर उसमें एडमिट होता था, उसका अपना बताता था प्रॉब्लम को। लेकिन मैकाले जी ने बोला कि नहीं, चौथा सदस्य को हमेशा होना चाहिए। तो मैकाले के अनुसार से क्या बोला गया, मैकाले जी ने बोला कि नहीं, चौथा सदस्य को हमेशा मौजूद होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि कानून से रिलेटेड ही। जैसे कि पहले हमने देखा कि 1833 का भी जो चार्टर्ड एक्ट था 20 वर्ष के लिए आया था, यानी कि 20 वर्ष 1853 में फिर से चार्टर्ड एक्ट आएगा। तो हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे 1853 का चार्टर्ड एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि अगला टॉपिक है 1853 का चार्टर्ड एक्ट। 20 साल के बाद 33 के बाद 53 में चार्टर्ड एक्ट आया। इसमें डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो अभी तक 1833 तक 24 सदस्य थे उसको घटा दिया गया, 18 कर दिया गया। यानी कि 1853 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य थे 24, उसको घटाकर अब 18 कर दिया गया। उसमें से 6 कौन, तो क्राउन मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, 18 में से 6 क्राउन करेंगे तो बचे 12 सदस्य। ठीक है, ये 12 सदस्य का कैसे कैसे चुनाव होता था हम 1853 का चार्टर्ड एक्ट में क्लियर करेंगे। लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या अदर्स जो ऑफिसर होते थे वो पहले क्या होते थे कि गवर्नर जनरल नियुक्त करते थे। लेकिन अभी क्या गया, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी होंगे ऑफिसर्स उसका चुनाव नहीं होगा। अब क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं से उसको सिलेक्शन किया जाएगा। इसका मतलब जो भी आएंगे काफ़ी
सभ्य और काफ़ी शिक्षित आएंगे। यानी प्रतियोगिता परीक्षा लिया गया, उसके द्वारा ही नियुक्ति अब किए जा सकते हैं। 1894 में एक एक्ट लाया था मैकाले ने प्रथम बार प्रतियोगी परीक्षाओं का निर्माण किया था, जिसमें मैकाले ने उसमें रखा गया है कि नहीं भाई, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पूरे भारत या कहीं भी चलाने वाले, उसको तो भाई एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जन्मदाता कौन थे? तो मैकाले थे। 1894 में लाया गया था। बाद में बोला गया कि ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक और अधिकार दिया जा सकता है कि आप अलग अलग प्रेसिडेंसी बना सकते हैं। अभी तक हमारे पास कितने प्रेसिडेंसी थे? तो अभी तक हमने देखा कि बंगाल, मद्रास और साथ में बम्बई और एक संयुक्त प्रांत है ना, उत्तर पश्चिम प्रांत का हमारा क्या बना था? प्रेसिडेंसी बना था। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि आप और भी प्रेसिडेंसी बना सकते हैं, ये अधिकार दे दिया गया। विधि सदस्य जो हमने देखा था कि जो पार्षद के जो 3 सदस्य के अलावा एक और सदस्य तो रिलेटेड टू कानून थे, वहाँ पर सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया कि अब थोड़ी समय के लिए नहीं, अब हमेशा उस परिषद में आप आ सकते हैं, रह सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो विधि सदस्य जो कानून सदस्य था, उसको गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पूर्ण सदस्य बना दिया गया। इसके अलावा 6 अतिरिक्त सदस्य बनाया गया। ठीक है, विधि सदस्य के अलावा 6 अतिरिक्त सदस्य। जैसा हमने देखा कि सबसे पहले कितने थे? 3 सदस्य थे, प्लस एक जो हो गया एक जो अगला जो था कानून का सदस्य, जिसको विधि परिषद सदस्य बोला गया, 4 हो गए। 4 के अलावा बोला गया 6 अतिरिक्त सदस्य, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, यानी कि 4 की जगह 5वां मुख्य न्यायाधीश होगा और 6ठा उसके अलावा एक और न्यायाधीश होगा। ठीक है, यानी कि 4 इसका सदस्य हो गया जो गवर्नर जनरल के अंदर में थे, पार्षद में थे, 5वां मुख्य न्यायाधीश, 6ठा छोटा न्यायाधीश हो गया, और 1, 2, 3 और 4 बंगाल, मद्रास, बम्बई तथा उत्तर पश्चिम प्रांत का एक एक प्रतिनिधि होगा। लेकिन ये जो प्रतिनिधि असैनिक होगा। ठीक है, सेना से नहीं आएगा, असैनिक होगा, जो 10 वर्ष कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया हो। ठीक है, असैनिक होगा। तो कितना हो गया? 6 और 4 10। ठीक है, 10 सदस्य नियुक्त हो गए। लेकिन गवर्नर जनरल को एक और अधिकार दिया गया कि 2 अन्य सदस्य जो असैनिक पदाधिकारी हो, उसको ये गवर्नर जनरल नियुक्त कर सकता है। 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12 सदस्य। ठीक है, हमने देखा था कि ये 18 में से 6 क्राउन मनोनीत करेगा, ब्रिटिश देगा, और जो 12 बचा हुआ, इस प्रकार से क्या हुआ कि सदस्य की नियुक्ति हुई। तो हमने देखा कि विधान परिषद का एक गठन का एक रास्ता बना। जो विधान परिषद के गठन का रास्ता में 12 सदस्य अभी सम्मिलित हो चुके थे। ठीक है, तो 1853 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टर जो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को 12 से घटाकर 18 कर दिया गया, जिसमें 6 क्या होगा? क्राउन मनोनीत करेगा। क्राउन मतलब ब्रिटिश संसद। साथ में जो बचा 12 सदस्य कैसे कैसे नियुक्ति होगा हमने देखा, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। नियुक्ति जो भी अभी होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, वो किसके अनुसार से होगा? तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जन्मदाता कौन था? मैकाले था। 1854 ईस्वी में उन्होंने ये कार्य किया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अधिकार दिया गया कि नई प्रेसिडेंसी आप बना सकते हैं। विधि सदस्य जो कानून के सदस्य थे, जो चौथे सदस्य पार्षद के नीचे आते थे, उनको अपूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक है, कि आप हमेशा रह सकते हैं अन्य सदस्य के अनुसार। 6 अतिरिक्त सदस्य बोला गया, मुख्य न्यायाधीश, एक छोटा न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, मुंबई तथा उत्तर पश्चिम प्रांत का एक प्रतिनिधि। असैनिक होगा जो 10 वर्ष के लिए ही कार्य करेगा। जो 10 वर्ष का क्या होगा, अपने ऊपर कह सकते हैं अपना क्वालिफिकेशन है कि 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन असैनिक होना चाहिए। गवर्नर जनरल को 2 अन्य असैनिक पदाधिकारी नियुक्त करने का इसको अधिकार है। इस तरह से विधान परिषद का एक मार्ग स्थापित हुआ, जिसमें से 12 सदस्य की नियुक्ति की जा सकती है। 12 प्लस 6 जो क्राउन मनोनीत करेगा, यानी 18 सदस्य उसमें मौजूद होंगे। इस प्रकार से 1853 का चार्टर एक्ट देख लिया था कि कैसे यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। उसके अलावा 1873 को जो चार्टर एक्ट लागू तो हुआ, लेकिन उसी के 4 साल के बाद 1857 का विद्रोह हुआ। ये विद्रोह पूरी तरीके से अंग्रेजों को झंझोड़ के रख दिया कि क्या होगा, क्योंकि इसमें देखा गया कि जो भारतीय जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे अंग्रेजों के शासन से। इसीलिए उन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में एक और एक्ट लाया। अब इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और 1857 का क्या विद्रोह था उसकी जानकारी अगर कुछ और वीडियो में देंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बाद देखते हैं 1858 का एक्ट। जैसा कि अगला टॉपिक अब देख रहे हैं 1858 का अधिनियम। इसमें हुआ क्या, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें देखा गया कि भारत तो ऑफकोर्स है नहीं, इसीलिए एक अधिनियम भेजा गया भारत में कि यहाँ पर पता करें कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है।
तो ब्रिटिश जो सामग्री थी, मतलब कि रानी जो थी, उनको लगा महारानी को कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सबसे पहले भारत से जाना जाए, भारत के लोगों से कि भाई क्या किया जाए, इम्प्रूवमेंट क्या हो सके। तो उनको लगा कि हमें डायरेक्ट अब भारत के शासन में हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो जो भारत का जो शासन था उसमें मुख्य राज सचिव के नाम का एक पोस्ट क्रिएट किया गया। कहाँ बैठेगा? तो ब्रिटेन में बैठेगा। किसके नाम पर? तो भारत सचिव के नाम पर। कहाँ बैठेगा? तो ये ब्रिटेन में बैठेगा, ठीक है, ब्रिटेन के संसद में बैठेगा भारत सचिव। भारत सचिव के डायरेक्ट अंदर नीचे कौन सा आएगा? तो ये जो हमारा आएंगे गवर्नर, तो गवर्नर जनरल। लेकिन गवर्नर जनरल का यहाँ नाम चेंज करके वायसराय की उपाधि दिया गया, यानी कि भारत सचिव के अंदर में कौन सा आएगा? वायसराय आएगा, वायसराय आएगा। तो वायसराय और भारत सचिव अब साथ में काम करेगा। जो भी भारत में काम होगा, भारत में हेड वायसराय का लाएगा। जो पहले भारत का गवर्नर जनरल था, यहाँ क्या बन गया? वायसराय बन गया। वायसराय को सारा, वायसराय किसको सारा न्यूज़ देगा? तो भारत सचिव को देगा, ठीक है। तो जो भारत सचिव जो था, इसमें 15 सदस्य थे। तो भारत सचिव में कितने सदस्य? 15 सदस्य थे, जिसमें 8 कौन? क्राउन, यानी कि डायरेक्ट क्राउन इसको मनोनीत करेगा, ब्रिटिश संसद मनोनीत करेगा। लेकिन जो बचे 7 सदस्य जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रहेंगे, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमने पहले भी देख लिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 7 सदस्य रहेंगे, 8 क्राउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का मुख्य सचिव होगा उसमें 15 सदस्य हो गए, 8 क्राउन मनोनीत करेगा, 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मनोनीत करेंगे। गवर्नर जनरल को जैसा हमने बताया उसका नाम चेंज कर वायसराय को उपाधि दिया गया। ये क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व भारत का होगा, भारत में ये काम करेगा, लेकिन सीधा नियंत्रण किसके द्वारा होगा? भारत सचिव के द्वारा। भारत सचिव ही तो है क्राउन, है ना। भारत सचिव किसके डायरेक्ट अंदर है? तो क्राउन के अंदर अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्य सचिव को, अब जो भारत का सचिव उसको 2 अधिकार दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, दोनों का उसको अधिकार दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल चलता आ रहा था उसको क्या यहाँ पर खत्म कर दिया गया। और इस तरह से 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित किया गया, यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो इस अधिनियम में बहुत सारे बदलाव किए गए कि अब भारत का जो भी प्रशासनिक या किसी प्रकार का नियंत्रण क्राउन खुद ले लिया, ब्रिटिश संसद खुद ले लिया, क्योंकि लगने लगा कि अब कंपनी का ये बस की बात नहीं है। कंपनी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। 1898 में ऐसा समय आया, 1857 के विद्रोह के बाद, जिसमें पूरा का पूरा अधिकार खुद कौन ले लिया? तो साम्राज्य, जो ब्रिटिश संसद का जो हेड था, ब्रिटिश संसद के जो राजा थे, उन्होंने ले लिया। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगला जो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम है, क्योंकि अब यहाँ से परिषद में कुछ बदलाव किया जाएगा, इसलिए परिषद अधिनियम इसे बोला गया, भारत परिषद। अभी तक हमने देखा कि परिषद में क्या थे? गवर्नर जनरल हेड थे। अब गवर्नर जनरल का तो नाम बदल गया, गवर्नर जनरल की जगह पे कौन आ गया? तो वायसराय आ गया, भारत का वायसराय। साथ में उसमें पहले 4 सदस्य थे। हमने देखा था कि 3 सदस्य थे प्लस एक क्या विधि सदस्य आया था बाद में 4। लेकिन इस भारत परिषद अधिनियम में ये 4 सदस्य अब क्या हो गए? इसमें 5वां सदस्य सम्मिलित किया गया, यानी कि 5 सदस्य हो गए। भारतीय परिषद में कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य हो गए। इस एक्ट के आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली प्रारंभ कर दी, यानी कि विभागीय प्रणाली प्रारंभ कब हुआ? इसी के अंदर विभागीय किसने किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि विभागीय प्रणाली इस समय से स्टार्ट किया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैनिंग ने भिन्न भिन्न अलग अलग जो विभाग है उसके सदस्य को अलग अलग सदस्य को दे दिया गया, अलग अलग विभाग बनाया गया। जैसे पुलिस विभाग अलग बनाया गया, राजस्व विभाग अलग बनाया गया, और बहुत सारे अलग विभाग, सबके अलग अलग सदस्य उन्होंने क्या किया? कैनिंग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप अपने अलग अलग कार्य को देखिए। इस प्रकार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी कि अलग अलग मंत्रिमंडल बनाया गया, अलग अलग मंत्रिमंडल बनाया गया, है ना। इस मंत्रिमंडल में राजस्व अलग था, वित्त अलग था, साथ के साथ ट्रांसपोर्टेशन अलग होगा, रेलवे अलग हो गया, सब अलग हो गया ना। तो अलग अलग मंत्रिमंडल की व्यवस्था सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने रखा। किस अधिनियम के तहत? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत, ठीक है। तो हम देख लें कि किस प्रकार से इन्होंने कुछ बदलाव किए। कानून बनाने के लिए वायसराय को कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से विस्तार किया गया। तो कानून बनाने के लिए वायसराय का जो कार्यकारी परिषद, जो हमने देखा था कि कानून के लिए अलग था, है ना, कानून के लिए, तो इस परिषद में, कार्यकारी जो परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य लाया गया। 6 से 12, यानी कि 6 से 12 सदस्य इसमें आप वो रख सकते हैं। 5 ये था, एक पहले से ही जो भारत का वायसराय वो आएगा इसमें, है ना। तो कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी जो परिषद में उसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य की नियुक्ति से विस्तार किया, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें
न्यूनतम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा क्या 12 सदस्य इस मंत्रिमंडल में रह सकते थे। किसके साथ? तो वायसराय के साथ में। इनमें न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, ठीक है। इसमें 6 अगर सेलेक्ट किया तो 3 क्या होगा? आधे क्या गैर सरकारी, गवर्नमेंट से नहीं होंगे, प्राइवेट से लिए जाएंगे, तभी तो समझ जाएंगे ना कि किस प्रकार क्या प्रॉब्लम चल रही है भारत में, इसको जानने के लिए, है ना। यद्यपि भारत के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, परंतु व्यवहार में कुछ गैर सरकारी उच्च सदस्य उच्च श्रेणी के भारतीय थे। जनरली इसमें भारतीय को दिया नहीं गया था, लेकिन कुछ सदस्य को मनोनीत किया गया था जो काफ़ी हाई क्लास के थे, उसी को। नॉर्मल लोगों को इसमें एंट्री अभी तक नहीं मिली थी, मिलेगा आगे जाकर, अभी तक नहीं मिली थी। इसलिए खासकर जो अगर भारतीय आते भी थे लेकिन उनको प्रशासनिक और वित्त से कोई भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तो मतलब मिला जुला के कहा जाए कोई मतलब ही नहीं है उसमें, क्या बदलाव हो चाहे नहीं हो, ठीक है। इस अधिनियम में एक और चीज दिया गया कि बम्बई और मद्रास प्रांत जो था, बम्बई और मद्रास प्रांत को, बम्बई और मद्रास प्रांत को पुनः कानून विधि नियम बनाने का अधिकार इनको दे दिया गया, बना सकते हैं। लेकिन जो अधिकार बनाएंगे इसके पहले वो गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करे या न करे, इस पर काफी डाउट था। लेकिन बिना गवर्नर जनरल का यानी कि वायसराय का अगर इसमें परमिशन नहीं मिलेगा तो विधि कानून क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा। मतलब मिला जुला कर बात किया जाए तो वही है, लेकिन कुछ है कि अपने नियम तो बना सकते हैं, सिर्फ अप्रूवल के लिए क्या भेजेंगे? तो गवर्नर जनरल के पास भेजेंगे। मुद्रा, डाक, टेलीग्राफ तथा सैनिक से संबंधित विषय पर गवर्नर जनरल का पूर्ण अनुमोदन आवश्यक था। इसका मतलब कि अगर बात किया जाए मुद्रा, करेंसी वगैरह, मुद्रा, डाक और रेलवे, साथ ही साथ किसका बोला जाए तो सैनिक, ये साथ से रिलेटेड अगर कोई भी अधिनियम बम्बई या मद्रास में बनाना है तो इसको पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा, किसे? गवर्नर जनरल से। बाकी सब अधिनियम के लिए जरूरी नहीं है, बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो 3-4 जो है मुद्रा, डाक, टेलीग्राफी, सैनिक से संबंधित, इसे गवर्नर जनरल से पहले ही भाई अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर जाकर ये विधेयक पारित कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी विधान परिषद बंगाल, उत्तरी पश्चिम प्रांत, पंजाब में 1862, 66, 86 और 97 तक क्रमशः इसी एक्ट के अनुसार आगे चलता रहा। तो हम देख लें कि गवर्नर जनरल को संकटकालीन अगर कोई भी अवस्था में विधान परिषद को अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई, जैसे कि आज राष्ट्रपति को दिया गया कि अगर मान लीजिए अभी युद्ध हो जाए, अभी ही कोई भी कंडीशन हो जाए, जब समय सेशन नहीं चल रहा होगा संसद का, उस समय विशेष अधिकार दिया जाता है कि आप किसी अनुमति के बिना भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उस समय भी गवर्नर जनरल को ये किया गया कि कोई भी ऐसी संकटकालीन व्यवस्था आ जाए जिसमें कि हमें उतना समय नहीं है कि हम उस चीज़ को हम विधेयक पारित कराएं, तब जाकर भारत परिषद अधिनियम 1861 ये कहता है कि गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि बिना अनुमति ही वो क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो कब तक चलेगा? तो 6 महीने तक। आज भी यही होता है, ये विशेष अधिकार जो दिया गया कितने महीने तक रहेगा? 6 माह तक रहेगा। 6 महीना के अंदर उसको क्या करेगा? अप्रूवल उसको भी जरूरत पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आपको आता है कि 1872 में केंद्रीय विधान परिषद में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1872 में केंद्रीय विधान परिषद हमने देख लिया था, केंद्रीय जो हेड विधान परिषद है सेंट्रल में, केंद्रीय विधान परिषद में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के, किसके? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नरेंद्र कृष्णदेव और रामनाथ टैगोर, नरेंद्र कृष्णदेव तथा नारायण टैगोर की नियुक्ति हुई, ठीक है। कौन कौन? तो नरेंद्र कृष्णदेव और रामनाथ टैगोर की नियुक्ति हुई, ठीक है। रामनाथ या कहीं नारायण लिखा था तो आप रामनाथ ही लिखिएगा इसकी, तो रामनाथ टैगोर की नियुक्ति, नरेंद्र कृष्णदेव और रामनाथ टैगोर की नियुक्ति की गई। कहाँ? तो ये 1872 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में इसकी नियुक्ति की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा कि 1872 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के, एक और चीज कहते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूँ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नरेंद्र कृष्णदेव और रामनाथ टैगोर की नियुक्ति की गई केंद्रीय विधान परिषद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। तो हम देख लिए भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ। अगला जो हम पढ़ेंगे
तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या करता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं 1892 का हम भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें केंद्रीय विधानमंडल जो बैठा उसमें पहले क्या था, 6 से 12 सदस्य थे, 6 मिनिमम था। यहाँ 10 कम से कम सदस्य कर दिया गया, 16 अधिकतम सदस्य कर दिया गया, जिसमें से बोला गया कि 40% जो होगा गैर सरकारी सदस्य होंगे। ऐसा नहीं कि सारे के सारे सरकारी सदस्य होंगे जो सिर्फ सरकार को माने, ऐसा नहीं है। उसमें से 40% बोला गया कि गैर सरकारी हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बजट पेश करने का व्यवस्था किया गया कि सदन में बजट को पेश किया जाएगा। किस अधिनियम के तहत? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। सार्वजनिक हित से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सदन में पूछे जा सकते थे। 6 दिन पहले सूचना देनी पड़ती थी जिसके रिगार्डिंग जिसके मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न का जवाब देना ना देना ये मंत्रिमंडल के सदस्य पर निर्भर करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे 1892 भारतीय परिषद अधिनियम में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा संसद और विधानमंडल के रिगार्डिंग ये काफ़ी आगे जा रहा है, कि यहीं से हमारा शुरुआत हो जाता है विधानमंडल का, लोकसभा राज्यसभा के बहुत सारे आपके बेसिक्स जो नेचर्स इसमें आपके मिलेंगे। अब आगे देखते हैं कौन सा अधिनियम आपके सामने आ रहा है। जैसा कि अगला टॉपिक हम देख रहे हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम मॉडले मिंटो सुधार संवैधानिक परिवर्तन किया गया था। पहली बार संविधानिक परिवर्तन मतलब जैसे कि हमने देखा था कि पिछला जो अधिनियम था उसमें हमने देखा क्या हुआ कि संविधान का एक प्रारूप टाइप तैयार हुआ जिसमें विधान परिषद का हमने सदस्य देखा था। अभी इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जैसा कि हमें पता है कि उस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। अब लोगों की डिमांड हो गई थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे उनको ऐसा लगने लगा कि भाई कि अब हमें खुद का अपना एक संविधान होना चाहिए, खुद का अपना एक स्थायित्व होना चाहिए, हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय जितने भी नेता थे उस समय के वो ये सोचते थे कि अंग्रेज अगर भारत में रहेगा तो शायद विकास ज़्यादा होगा। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया, कुछ में उदारवादी और उग्रवादी दो अलग अलग गुट बने, जिसमें उदारवादी मानते थे कि संवैधानिक परिवर्तन कर कर भारत को सुधार किया जा सकता है, जो अंग्रेज ये कर सकता है। लेकिन उग्रवादी जो थे उन्होंने वो ऐसा सोचा कि नहीं, उग्रवादी सोचते थे कि हमें भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करवानी है। रीज़न ये है कि अंग्रेज जो है हमारे लिए कदापि कभी अच्छा काम नहीं कर सकते, ये उग्रवादी सोचना था। लेकिन उदारवादी उग्रवादी में ये अंतर होता था कि उदारवादी जो होते थे वो अहिंसा का पाठ पढ़ते थे, वो अहिंसा से चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो या जो भी हो सुधार उसमें आए। लेकिन 1909 ईस्वी तक, इस समय तक हुआ क्या था, उदारवादी और मुसलमान को पक्ष में मिलाने के लिए क्योंकि उग्रवादी हमेशा क्या हिंसक रास्ता अपनाता था। लेकिन अंग्रेज को लगा कि जो उदारवादी है, उदारवादी मतलब कि नॉर्मल जो पीपल जो शांति से चाहते थे, जो चाहते थे कि संविधान को बदलाव कर भारत का सुधार होना चाहिए, अंग्रेजों के प्रति अपना डिमांड प्रस्तुत करते थे। और मुसलमान जो उस समय के काफ़ी कह सकते हैं कि हिट लिस्ट में चल रहे थे, मुसलमान को अगर अंग्रेज सोचा कि अगर ये दो भाग, एक उदारवादी और मुसलमान अगर हमारे पक्ष में आ जाए तो भारत पर कब्जा करना और भारत पर लंबे समय तक शासन करना काफ़ी इजी हो जाएगा। उन्होंने वही किया। इस संवैधानिक परिवर्तन जो 1909 ईस्वी में, इसको मॉडले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, मॉडले हो गया सचिव, भारत सचिव, जैसा हमने देखा था कि भारत सचिव का निर्माण किया था। मिंटो सुधार, मिंटो कौन होंगे, वायसराय हो गए। ठीक है, मॉडले क्या हो जाएंगे हमारे, तो हमारे मॉडले जो हो जाएंगे भारत सचिव हो जाएंगे, सचिव, और मिंटो हो जाएंगे वायसराय। ठीक है, इन्हीं के नाम पे पड़ा मॉडले मिंटो सुधार पड़ा। इन्होंने क्या किया कि संवैधानिक परिवर्तन किया और खासकर भारतीय परिषद अधिनियम इसीलिए नाम रखा गया कि इसमें बहुत सारे अधिनियम में बदलाव लाया गया। तो सबसे पहला था कि उदारवादी और मुसलमान को पक्ष में लाने के लिए ये अधिनियम लाया गया। दूसरा, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य को संख्या 69 कर दिया गया। कितना किया गया, 69। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉडले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में जो लाया गया तो उसमें केंद्रीय विधानसभा में सदस्य कितने थे, तो 69 थे। कितने थे, 69 थे, जिसमें 37 जो है शासकीय वर्ग से होने थे। शासकीय वर्ग का मतलब कि जो शासन कर रहा है, ब्रिटिश कह सकते हैं, ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्य वहाँ से क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। और 32 जो थे अशासकीय थे, जो राजा वाजा से कोई मतलब नहीं, अलग टाइप के थे। ये 32 शासकीय में 5 कौन, तो गवर्नर जनरल क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा। 32 में से ये 5 कौन करेगा, तो गवर्नर जनरल करेगा। और उसमें से जो बचे 32 में से 27 जो बचे ये निर्वाचित चुन कर आएंगे। तो कहाँ से चुन कर आएंगे, उसमें से 13 जो होगा, जो इलेक्टोरेट उसमें बना था, चुनाव मंडल, निर्वाचन मंडल, उसके अनुसार से आएंगे। और जो बचे 12 प्लस 2 अन्य थे
और जो 13 में से बचे 12 जो थे, 12 जो है अलग अलग निर्वाचन मंडल, प्रत्येक प्रतिनिधि कर कर ये सिलेक्शन हो गए। 6 अलग अलग प्रांत से और 6 अलग जगह से चुनाव हुआ कराएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें 37 शासकीय और 32 अशासकीय वर्ग से आएंगे। पूरे मिलाकर सदस्य 69 होंगे। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है कि 69 पूरा सदस्य होना था। ये था केंद्रीय विधान परिषद में, जिसमें 37 क्या है, 37 शासकीय है और 32 जो है अशासकीय सदस्य होने थे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कितने गवर्नर जनरल द्वारा नॉमिनेट होंगे, तो 5 गवर्नर जनरल द्वारा नॉमिनेट होंगे और 27 जो बचे अशासकीय में से वो या चुनाव कर आएंगे, इलेक्शन होगा उनका। ठीक है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभा के सदस्य अब क्या कर सकते हैं, केंद्रीय विधान परिषद में जाकर वाद विवाद कर सकते हैं, वहां पर अपना पॉइंट रख सकते हैं, डिस्कशन। अभी तक ऐसा अधिकार नहीं दिया गया था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में जाकर आप क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी अगर विधेयक अगर पारित हुआ है तो उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, भारतीय कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी तक ऐसा आया नहीं था। वार्षिक बजट पर भी विचार किया जा सकता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप अपना प्रपोजल रख सकते हैं। सुधार करने का अधिकार तो सिर्फ गवर्नर जनरल को था, हमने पहले देख लिया, लेकिन वार्षिक बजट पर आप विचार कर सकते थे। एक सबसे महत्वपूर्ण, ये पूरा 1909 जो है मॉडल मिंटो सुधार का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिए गए। ठीक है, अलग से निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के द्वारा दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर ये क्वेश्चन आना ही आना है, अगर मॉडल मिंटो से कोई क्वेश्चन होगा तो मैक्सिमम चांस इसी क्वेश्चन का था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस सुधार अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो भारतीय परिषद अधिनियम मॉडल मिंटो सुधार 1909 से दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसके बाद वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन वोट देने का जो अधिकार दिया गया था वो इनकम के बेस पर था कि वैसा भारतीय जिसका वार्षिक आय जो है 15,000 रुपया से ज़्यादा है, कितना, 15,000 रुपया से ज़्यादा, या वो लगान के रूप में 10,000 रुपया सरकार को देता हो। दो कंडीशन रखा गया। वोट देने का अधिकार है आपको, लेकिन कब, जब आपका वार्षिक आय जो है, पेमेंट जो है आपका कितना, 15,000 रुपया हो, या आप लगान के रूप में भारतीय सरकार को, ब्रिटिश सरकार को कितना देते हैं, तो 10,000 रुपया देते हैं, तो आप वोट देने का अधिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, नोट कर लीजिएगा। तो जैसा हमने बोला कि अब केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभा में है, वाद विवाद कर सकते हैं। तो वाद विवाद कब करेंगे, जब उसके सदस्य बनेंगे तब तो ना। तो सर्वप्रथम भारतीय सदस्य सम्मिलित हुआ किसमें, तो हमें भारतीय सचिव में और साथ ही साथ वायसराय में। भारतीय सचिव कहाँ बैठता था, तो ब्रिटेन में बैठता था। ठीक है, तो भारतीय सचिव के जो वहाँ पर कार्यकारिणी परिषद में 2 भारतीय, ठीक है, पहला केपी गुप्ता और दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सचिव की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्य को सम्मिलित किया गया। पहला नाम था केपी गुप्ता जी का था, दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी था। नाम को याद कर लीजिए कि केपी गुप्ता जी गए थे और साथ में सैयद हुसैन बिलग्रामी भारतीय सचिव के कार्यकारिणी परिषद में पहला उनका नॉमिनेशन हुआ था। दूसरा जो था सत्येंद्र नाथ सिंह, ये क्या थे, वायसराय, भारत में ही वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने थे। भारत में कौन थे, सत्येंद्र नाथ सिंह जी थे। ठीक है, इंग्लैंड में जाकर भारतीय सचिव के कार्यकारिणी परिषद के कौन थे सदस्य, केपी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा था। ठीक है, लॉर्ड मार्ले कहाँ बैठते थे, सचिव थे, वो कहाँ बैठेंगे, तो इंग्लैंड में बैठेंगे। उन्होंने लॉर्ड मिंटो को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था कि ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए जो बनाया है, तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर हम नाग के दांत को बो रहे हैं। अभी तक मुसलमान वैसा नाग था जिसके दांत नहीं थे, क्योंकि अब नाग मतलब काटने वाला, तो दांत कैसे बोया गया, तो पृथक निर्वाचन कर दिया गया है कि अब हम हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के बीज बो दिए यहाँ से। इसे का मतलब क्या है कि लॉर्ड मॉर्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा गया था कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का हम करने के बाद हम नाग के दांत बो रहे हैं। इसके परिणाम क्या होंगे, बहुत ही भयानक होंगे, जो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से भयावह ये सांप्रदायिकता का वो बीज जो बोया गया। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा कि ये जो आया हमारा 1909 का मॉडल मिंटो सुधार, इसने हमारा सर्वनाश कर दिया पूरी तरीके से बड़ा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का बीज यहीं से बोया गया। महात्मा गांधी ने बोला ये जो अधिनियम लाया गया ये हमारा पूरी तरीके से सर्वनाश कर दिया। ये जैसे ही लॉर्ड मॉर्ले मिंटो आया, इसका पूरा विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ गया था कि सबसे पहली बात कि सांप्रदायिकता का बीज यहीं पर बो दिया गया था। पृथक निर्वाचन के बहुत सारे एंटी थे, लेकिन मुसलमान कहीं ना कहीं इस अधिनियम से खुश थे, क्योंकि उन्हें पृथक निर्वाचन पूरा क्षेत्र दिया गया। लेकिन
हिंदू मुस्लिम एकता की फूट डाली गई, प्रथम फूट यहाँ डाला गया इस अधिनियम के प्रति। अगला अधिनियम जो आएगा 1919 का अधिनियम होगा। क्या होगा? 1919 का अधिनियम। इसके 10 साल के बाद आए। इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों रखा गया, देखते हैं अगले स्लाइड में। जैसा कि अगला टॉपिक देख रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्योंकि मॉन्टेग्यू सचिव थे, क्वेश्चन ये भी आता है, मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे? यहाँ के वायसराय थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला ही बन जाता है कि 1919 जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन, क्योंकि नाम यहाँ चेंज हो गया, अभी तक परिषद पढ़ते आए, यह भारत शासन, क्योंकि यह भारत पर शासन करने वाले अंग्रेज थे। भारत शासन अधिनियम 1919 का दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा गया। मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। तो हुआ क्या था कि नवंबर 1917 में खुद मॉन्टेग्यू जो भारत सचिव थे वो भारत आए थे, स्वयं भारत आए थे। कंडीशन क्या था कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। कंडीशन 1917 तक आते आते बहुत बुरा हो गया था। तो उन लोगों को लगने लगा कि अगर भारत सपोर्ट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगी। भारत से जान माल सब कुछ यहाँ से जाता था, इसका मतलब सैनिक खर्च भी होते थे, सैनिक भी यहाँ से जाते थे, साथ ही साथ जो भी राजस्व प्राप्त होता था उसका योगदान प्रथम विश्व युद्ध में भी था। 1917 तक भारत के लोग थे सपोर्ट करना बंद कर दिए थे, जिसके कारण समझा गया कि एक अधिनियम लाया जाए जिसमें कि भारतीयों को खुश किया जाए। तो 1917 में सोच लीजिए, भारत के सचिव जो इंग्लैंड में बैठे थे खुद नवंबर 17 में भारत आए और यहाँ के नेताओं से भेंट किया, बहुत सारे नेताओं से भेंट किया, लेकिन महत्वपूर्ण कौन है? पहला भूपेंद्र नाथ बसु से भेंट किया, चार्ल्स रॉबर्ट से भेंट किया, मिला, और सर विलियम ड्यूक से मिला। क्वेश्चन यहाँ भी याद आता है कि जब सचिव खुद भारत आए थे तो उनमें महत्वपूर्ण व्यक्ति जो नेता थे मिलने वाले कौन थे? तो सबसे पहले भूपेंद्र नाथ बसु जी थे, दूसरा चार्ल्स रॉबर्ट थे और सर विलियम ड्यूक थे। इनसे इन्होंने मिला। इस सारे मिलकर क्या एक मसविदा तैयार हुआ। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दोनों मिलकर एक पूरा का पूरा खाका तैयार किया, मसविदा तैयार किया, जो 1919 में क्या हुआ कि पूरी तरीके से तैयार हो गया और भारत शासन अधिनियम 1990 के नाम से जाना जाता है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी तक 1909 जो हमने मॉडल देखा था उसमें एक सदनीय व्यवस्था चल रहा था, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद ही था सब कुछ, है ना, केंद्रीय विधान परिषद ही सब कुछ था। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषद एक सदन के जगह अब द्विसदनीय कर दिया गया। द्विसदनीय मतलब 2 सदन बैठेंगे, पहले एक सदन बैठा था, अभी जैसे राज्यसभा लोकसभा है 2 सदन बैठता है हमारे जो दिल्ली में, तो अभी क्या होगा, जो हमारे पार्लियामेंट में भी 2 सदनीय सेम व्यवस्था 1919 से लागू किया गया, जिसमें एक सदनीय विधान परिषद की जगह द्विसदनीय व्यवस्था बैठा गया। इसमें एक राज्य परिषद हुआ और एक केंद्रीय विधानसभा। अभी कैसे केंद्रीय राज्य परिषद को हम राज्यसभा कह सकते हैं, ठीक है, और इसको हम लोकसभा कह सकते हैं। अभी का नाम अगर मॉडिफाइड करके इसको कंपेयर ऑन देयर, अभी क्या है, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दिया गया। राज्य परिषद में 60 सदस्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य परिषद में कितने सदस्य थे उस समय? तो 60 सदस्य थे। ये 60 सदस्य में से 26 जो है गवर्नर जनरल खुद नियुक्त करेगा। जो राज्य परिषद में 60 सदस्य थे उसमें से 26 जो है गवर्नर जनरल खुद नियुक्त करेगा। बचा जो 34 होगा ये इलेक्शन के थ्रू आएगा, यानी निर्वाचन प्रक्रिया के थ्रू आएगा। राज्य परिषद जो था 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था, यानी 5 वर्ष के बाद इसके सदस्य क्या होंगे? बदले जाएंगे, यानी कि रिटायर्ड होंगे। तो सबसे पहला राज्य परिषद में 60 सदस्य होंगे, जिसमें 26 गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा, 34 निर्वाचन के थ्रू आएंगे। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता था। लेकिन इसमें जो वोट देने का अधिकार था सभी को नहीं प्राप्त था, काफ़ी लिमिटेड थे। जिसकी वार्षिक आय 10,000 रुपया थी, जिसकी वार्षिक आय 10,000 रुपया थी वही वोट दे सकता था। 750 रुपया लैंड टैक्स के रूप में अगर जो देता होगा, 750 रुपया लैंड टैक्स के रूप में जो देता होगा उसे ही वोट देने का अधिकार था राज्य परिषद में। अब बात करेंगे केंद्रीय विधानसभा यानी कि अभी के लोकसभा के। इसमें 145 सदस्य होते थे। देखें राज्यसभा में 60 सदस्य, इसमें 145 सदस्य। इसमें निर्वाचित सिलेक्शन के थ्रू 145 में से 104 आते थे, लेकिन 41 को क्या करते थे गवर्नर जनरल, और भी बहुत सारे लोगों को अधिकार था मनोनीत करने का, लेकिन जनरली गवर्नर जनरल क्या करते थे 41 को मनोनीत किया करते थे। ये जो केंद्रीय विधानसभा 3 वर्ष के लिए आते थे, यानी कि जितने भी सदस्य होंगे 3 वर्ष के बाद उनको रिटायरमेंट देना होंगे। 3 वर्ष के लिए केंद्रीय विधानसभा क्या होता है इम्प्लीमेंट होता था।
लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। गवर्नर जनरल अगर चाहेगा किसी भी कंडीशन में कि अगर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है कोई और भी कारण, तो इसे 3 साल के से ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या केंद्रीय विधानसभा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अनुसार से क्या ये 3 वर्ष से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ा सकता है? तो गवर्नर जनरल से बढ़ा सकता है। उस समय जो केंद्रीय विधानसभा का वोट देने का अधिकार भी वहाँ लिमिट था, लेकिन इसके तरह सख्त नहीं था। लेकिन 15 रुपया वार्षिक अगर मासिक अगर किराया देता है, यानी उसका जो है टैक्स अगर 15 रुपया मासिक देता है तो उसे अधिकार था वोट देने का। 20,000 रुपया जिसकी वार्षिक आय है, यानी कि जिसकी आय 20,000 रुपया वार्षिक आय पर अगर वो टैक्स देता है, 20,000 रुपया कोई कमाता है एक साल में, जो टैक्स वो प्रोवाइड करता है 20,000 पर, वो उसको वोट देने का अधिकार था। और 50 रुपया वार्षिक भूमि कर, यानी कि 50 रुपया अगर वो टैक्स देता है भूमि पर तो उसको वोट देने का अधिकार था। ये क्राइटेरिया था वोट देने का। तो हम देखेंगे कि उस समय जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद जो थे वायसराय में, हमने देख लिया था कि अब उसमें भारतीय भी जाने लगे थे। तो वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य में 8 में से 3 भारतीय होने लगे थे। बहुत बड़ा योगदान है कि भाई 8 से अब 3 भारतीय होने लगे उसमें। पृथक निर्वाचन जो था, पहले हमने देखा था मॉडलिमिंटू में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था, लेकिन इसमें क्या किया, आलोचना तो किया गया लेकिन उसमें कोई इम्प्रूव नहीं किया और बुरा कंडीशन बना दिया गया कि पृथक निर्वाचन पहले मुसलमानों के लिए था, अब उसके साथ साथ सिखों के लिए भी कर दिया गया। जो यूरोपीय लोग यहाँ रह रहे उसके लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया। मतलब जिस चीज़ का विरोध किया गया 1909 ईस्वी में, इसको और पेचीदा कर दिया गया। साथ ही साथ मुसलमान के बाद में सिखों को और यूरोपीय लोगों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। इसका सबसे बड़ा 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सबसे कंट्रोवर्सी पॉइंट था द्वैध शासन। यहाँ पर द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन होता क्या उसको देखेंगे। द्वैध शासन लागू करने का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी इस अधिनियम में यही था कि द्वैध शासन लागू किया गया, यानी कि प्रांतीय विषय को 2 भाग में बांटा गया। प्रांतीय जो विषय था कोई भी, कि कहाँ क्या किया, उसको 2 भाग में, पहला आरक्षित बांटा गया और दूसरा हस्तांतरित बांटा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रांतीय विषय को 2 भाग में बांटा गया, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित भाग में बांटा गया। जो आरक्षित है वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल खुद देखता था, यानी आरक्षित जो विषय थे, मैं लिस्ट बताऊंगा क्या क्या विषय हैं। तो आरक्षित जो विषय थे उस पर गवर्नर जनरल खुद देखता था और इसको किसी को जवाबदेही नहीं था, किसी को भी सदन में किसी को बताने का जरूरत नहीं था, खुद अपने ही इसको देखता था। लेकिन हस्तांतरित जो विषय था उस पर जो भी नॉमिनेटेड या निर्वाचित सदस्य आते थे उस पर ये कार्य करते थे, उसके अधिकार क्षेत्र में आता था। लेकिन जो भी कार्य करेगा गवर्नर जनरल को बताएगा तभी वो करेगा। इसका मतलब इसका पावर थोड़ा कम था, इसका पावर आरक्षित कम हो जाता। आरक्षित जितना भी माइंस हो गया, जंगल हो गए, या जो भी हमारा गवर्नमेंट टैक्स हो गया, राजस्व हो गया, सब आरक्षित क्षेत्र में आता था। सैनिक आरक्षित क्षेत्र में आता है। उसके अलावा जितने भी लोकल चीज़ बदले, स्कूल हो गए, इम्प्रूवमेंट को कोई भी चीज़ हस्तांतरित विषय में आ जाता, यानी जो भी इम्पोर्टेंट जितने भी विषय थे सब किस में थे, आरक्षित में थे। ठीक है, आरक्षित जो थे गवर्नर जनरल के डायरेक्ट अंडर में थे। तो ये जो द्वैध शासन प्रणाली है कब से कब तक, 1 अप्रैल 1921 से लागू किया। द्वैध शासन प्रणाली जो है 1 अप्रैल 1937 तक के चला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कब से कब तक, तो लगभग 16 साल देखा हमने कि 1 अप्रैल 1921 से लेकर 1 अप्रैल 1937 तक ये द्वैध शासन प्रणाली चली। लेकिन बात किया जाए बंगाल में 3 साल के लिए 1924 से 27 तक ये शासन पूरा बंद कर दिया गया, काफ़ी विद्रोह हुआ था। मध्य प्रांत का बात किया जाए 1924 से 26 2 साल के लिए पूरी तरीके से द्वैध शासन प्रणाली बंद की गई थी। तो यहाँ क्वेश्चन क्रिएट होता है कि बंगाल में कब से कब तक ये द्वैध शासन प्रणाली खत्म रहा, नहीं बना, 24 से 27 तक। और मध्य प्रांत में कब से, 1924 से 26 तक, 2 साल के लिए। बात की जाए सीट का अगर विभाजन देखा जाए तो उस समय ऐसा नहीं था कि कितनी जनसंख्या, जैसे आज है कि 10 लाख पर एक हम सीट देते हैं, या अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम है। लेकिन वहाँ सीट का विभाजन जनसंख्या के आधार पर न होकर राज्य के महत्व के आधार पर था। यानी कि बंगाल का अगर महत्व सबसे ज़्यादा है तो बंगाल से सबसे ज़्यादा सीट मिलेगा। ठीक, यानी कि राज्य के महत्व पर ही इम्पोर्टेंट था कि ना ही जनसंख्या के आधार पर। सचिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सचिव और उसके ऑफिस का पहले जो कर्ज जो भार था, जो खर्च होता था, इस पर भारतीय कोष पर डाला जाता था। अभी तक हमने
देखा कि सचिव और ऑफिस का जो भी खर्च था भारतीय सचिव पर था, लेकिन भारतीय खर्च पर। लेकिन अभी क्या होगा, ब्रिटिश सरकार उसका अब खर्च वहन करेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ब्रिटिश सरकार ही अब क्या करेगा, उसका खर्च वहन करेगा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग बहुत सारे कंपटीशन में आप देखिएगा कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो यूपीएससी और यूजीसी नेट वगैरह है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक है और इस अधिनियम का भारत सरकार अधिनियम देखते हैं। तो जैसा अगला अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935, और ये अंतिम अधिनियम था जो सबसे बड़ा और सबसे जटिल था। रीजन का इसमें 14 भाग थे, 14 पृष्ठ, 14 भाग थे। उसमें 321 अनुच्छेद धाराएं थी तथा 10 अनुसूची में बता हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 14 भाग थे, 321 धाराएं थे और 10 अनुसूची में बता हुआ था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान इसमें रखा गया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे, जिसमें ब्रिटिश अधिकृत राज्य तो आएगा ही, साथ ही साथ देशी नरेश के भी राज्य इसमें शामिल होंगे। लेकिन देशी नरेश जो है राजा, देशी लोकल राजाओं के राज्य जो है इसमें वैकल्पिक आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। लेकिन इन्होंने एक भी ऐसा नरेश नहीं था जो इच्छुक रहा कि भाई हम इस अखिल भारतीय संघ में शामिल होंगे। इसीलिए अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना हुआ ये अस्तित्व में कभी आ ही नहीं पाई। ठीक है। प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया कि आप स्वशासन कर सकते हैं, खुद से शासन चला सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ उसमें विषय आपको समझना पड़ेगा। स्वशासन दिया गया, लेकिन उसमें कुछ विषय जैसे संघीय विषय के अधीन कुछ, जैसा हमने पहले देखा था कि उसमें क्या किया गया, आरक्षित में जो था वही संघीय व्यवस्था में रखा गया कि कुछ कुछ विषय जिसको सिर्फ केंद्र के अधीन हो रहेगा। ठीक है। जैसे कि हमारे राजस्व देख लिया था, जंगल का देख लिया था, खाद माइंस वगैरह, ये सब किसके अंदर थे, संघीय विषय, जो केंद्र भी उस पर अधिकार करता है। प्रांतीय विषय कुछ थे जिसमें प्रांतों के अधीन थे, और समवर्ती विषय भी थे जिसमें उसमें जैसे एजुकेशन वगैरह कुछ कुछ ऐसे नियम थे जिसमें केंद्र भी थे और साथ साथ प्रांत भी उस पर अधिकार रखते थे। लेकिन अगर कोई भी कंट्रोवर्सी आ जाता है कि भाई ये कोई भी मान लीजिए जैसा कोई भी प्रॉब्लम आ गया जिसमें समझ नहीं पा रहे कि इसको केंद्र में रखा जाए या प्रांत में रखा जाए, तो दोनों में कंट्रोवर्सी होने पर केंद्र को ही प्राथमिकता दिया गया। किसको दिया गया, केंद्र को ही प्राथमिकता दिया जाता है। शक्ति जो है पूरी तरीके से ये संघीय जो हमने स्वशासन देखा प्रांतीय को, लेकिन अगर मेन शक्ति किसके अंदर का, अभी भी गवर्नर जनरल के अंदर में ही बना था। ठीक है। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दिया गया। ठीक है। कुछ जगह रहा, आगे देखेंगे, लेकिन द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ऐसा नहीं कि भाई जो दीवानी और फौजदारी था उसको पूरी तरीके से खत्म प्रांत में कर दिया गया था। लेकिन केंद्र में क्या द्वैध शासन लगा रहा, केंद्र में अभी भी द्वैध शासन प्रणाली रहा। केंद्रीय विधानसभा विधान परिषद हमने पहले भी देख लिया कि वहाँ पर द्वैध शासन केंद्र में लगा रहा, लेकिन प्रांत में उसको खत्म कर दिया गया। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई कि संघीय न्यायालय बनाया जाए। संघ में केंद्र के जिम्मेदारी में एक कोर्ट होना चाहिए, 1937 में वो बनाया गया। केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक बनाया गया। आरबीआई का जैसे हमने नाम सुना, आरबीआई एक्ट 1935 के अंदर केंद्रीय बैंक 1935 ईस्वी में स्थापित किया गया। बर्मा तथा अदन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया। किसको किसको किया गया, बर्मा तथा अदन को 1935 में भारत से क्या किया गया, अलग कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा का नया प्रांत बना। हमने पहले देखा था कि नवीन प्रांत बनाने का अधिकार दे दिया गया, तो उसी के प्रति सिंध और उड़ीसा एक नया प्रांत बना 1945 में। ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत को अभी भी गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। इसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं दिया गया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, खासकर उस समय के लिए अंग्रेजों के लिए, इसलिए वो गवर्नर जनरल के अंदर में ही रहा। हरिजन, भारतीय, हरिजन मतलब जो लो कास्ट के लोग, भारतीय ईसाई जो हो गए, इंडिया में जो ईसाई में तब्दील हुए वो लोग, और एंग्लो इंडियन को पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। जैसे पहला हमने देखा था सिखों को भी दिया गया और अंग्रेजों को दिया गया था, सबसे पहले मुसलमानों को दिया गया था। लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, हरिजन को भी दिया गया, ईसाई को भी कर दिया, भारतीय ईसाई को, एंग्लो इंडियन को, और ये लोगों को क्या पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। मतदाता बढ़ाकर 13% हो। 1919 में मात्र 3% लोग, ओनली 3% लोग वोट देते थे, लेकिन जैसे ही 1935 में बहुत सारे अधिकार बढ़ाया गया और मतदान का अधिकार 13% लोगों को मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट आई एम गोइंग टू बी स्टार्ट हियर। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया। इसका मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों कार्य वहाँ करेंगे। कौन कौन थे, उत्तर प्रदेश थे, बिहार थे, मद्रास थे, बम्बई थे, असम थे। ये 5 जगह हमने देखा जहाँ पर क्या था, द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। वहाँ विधानसभा भी कार्य करेगा, विधान परिषद भी कार्य करेगा। इस प्रकार से पूरे वीडियो में हमने क्या देखा, किस प्रकार से
अंग्रेज भी चाहते थे कि भारत में सुधार करने के बाद ही हम यहाँ पर एक अधिकार स्थापित कर सकें। उनको समझ में तो आ गया था, लेकिन अभी तक वो समझे नहीं कि भारत की स्थिति कैसी है। भारत चाहता था पूर्ण स्वतंत्रता, लेकिन अंग्रेज देने को तो बाध्य नहीं था। अंत में कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि लास्ट में उसे ये भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में हम यही देखेंगे कि शुरुआत कैसा हुआ, किस प्रकार से यहाँ लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना उपस्थित हुई, जिसके कारण अंग्रेजों को नाक को चने चढ़ा दिया गया। शुरुआत तो इसी तरह हुई। सबसे पहला शुरुआत हम मानेंगे 1857 के विद्रोह को, जिसकी जानकारी और जिनका पूरा डिटेल हम और सारे वीडियो में लाएंगे। तो कैसा लगा आपका हमारा वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा। हमने बहुत मेहनत किया इस वीडियो पर, प्लीज़ गो थ्रू फॉर दैट। और ये सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर यूजीसी नेट हो या बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीएससी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।